Good morning to all participants. I am Dr. Gurpreet Singh Josan, and on behalf of NSQS Samarga Sikhya Abhiyan and Punjab University Patiala, I extend very warm welcome to all the participants who are connected with us on this first day of a domain training program through online mode. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੇ ਭਾਨੂ ਸਹਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੇ ਭਾਨੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੇ ਜੀ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ मैं श्री उदय भानू जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। श्री उदय भानू जी प्लीज। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जैसे सर ने बताया कि उदय भानु है और आज हम लोग जो ट्रेनिंग टीओटी है, टीओटी में बेसिकली है क्या, आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिफ्रेश करना है। इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है, डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो पढ़ा हुआ है उसी को ही रिफ्रेश करना है। कि आपको दूसरा आपके पास एक और आएगा कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से आपको ट्रेनिंग देना है, वो हमारा एमईपी पार्ट पड़ जाएगा। हमारे इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है डोमेन, दूसरा है एमईपी। डोमेन में क्या है, आपको सिर्फ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मेसनरी का। मेसनरी में हमें ब्रिक्स को लगाना, ले कैसे करना है, प्लस ब्रिक्स को कितना मोटार होना चाहिए ब्रिक्स में, उसके बाद उसमें वाटर कंजम्पशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये है डोमेन। डोमेन के बाद सारी चीज बार बेंडिंग्स में भी आएगा, शटर कारपेंटरी में भी आएगा, स्कैफोल्डिंग में भी आएगा, ये सब हमारा कंस्ट्रक्शन में डोमेन है। इसके बाद आएगा आपका एमईपी। एमईपी में क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि आपको पढ़ाना कैसे है, आपका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, आपके आई कॉन्टैक्ट कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज क्लियर करेंगे। सर स्टार्ट करें। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रिक मेसनरी। मेसनरी है क्या चीज, पहले आपको समझना है मेसनरी है क्या चीज। मेसनरी का मतलब है ईंटों को लगाने का तरीका, किस तरीके से आप ईंटों को लगा रहे हैं, उसमें वो हम कहेंगे मेसनरी। चाहे मेसनरी में से ईंटों का लगाने का तरीका ही नहीं है, आपका फर्श कैसे डालना है या आपको सैनिटाइजेशन का शीट कैसे डालना है, ये सारी चीजें मेसन। किसी भी चीज को अपने स्थान पे प्लेस करना, किस तरीके से प्लेस करना है, उसको हम लोग मेसनरी में आ रहे हैं। अभी मेसनरी में अभी आप देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉल, बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स टुगेदर, मोटार, ये सब चीजें हम लोग उसमें लेंगे। अब इसमें आते हैं मेसनरी में टाइप्स कितने हैं। मेसनरी है, अभी हम लोग चलते हैं स्पेशली ब्रिक मेसनरी में। ब्रिक का मतलब क्या है, ईंट। ईंट की मेसनरी, ईंट को चुनाई करना, जिसे हम लोग चुनाई कहते हैं हिंदी में। चुनाई करने के लिए तरीका क्या है, उसमें कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं। स्पेशली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है 4 या 5 बॉन्ड्स इस्तेमाल करते हैं इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और बाकी कई तरह के 16 या 18 तरह के बॉन्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो नॉर्मली यूज नहीं होता है। हमारा जो नॉर्मल जो मेसन यूज इस्तेमाल करता है वो 4 तरीका के बॉन्ड है। वो है स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, उसके बाद फ्लेमिश बॉन्ड और आपका आएगा फ्लेमिश बॉन्ड। ये 4 तरह के बॉन्ड्स ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड होता क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब किसी भी चीज को खींचते हुए जाना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि एक के बाद एक हम लोग ईंटों को लगाने का तरीका जो है वो एक के बाद एक है। मैं यहाँ पर आपको एक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यहाँ पर ये कुछ रबर्स है, ये आपके प्रैक्टिकल करने का तरीका है। आप जब भी कैंडिडेट्स को समझाएंगे तो किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रबर्स लिए, इसको हमें स्ट्रेचर बॉन्ड्स की तरह से करना है। तो इसमें क्या है, ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड्स, ये आ रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड्स। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हाफ ब्रिक्स आएगा, मतलब क्या है, आपका क्वार्टर आएगा, क्विन क्लोजर जिसे हम लोग कहते हैं। ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड्स जो आएंगे ये आपके स्ट्रेचर बॉन्ड्स कहलाएंगे। और डेफिनेटली जो 20 का मोटार आएगा उसकी थिकनेस रहेगा सिर्फ
10 mm, 10 to 12 है, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर ज्यादा हम लोग इसमें मोटार का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल में मिस्त्री दिखाया गया है कि मिस्त्री जो है वो ज्यादा मसाला डालता है, मोटार ज्यादा यूज करता है, उससे फर्क यह पड़ता है कि आपका जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग कमजोर पड़ता है। मोटार ज्यादा डालने से बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत नहीं होता, बॉन्डिंग कमजोर पड़ता है। ये जो बॉन्ड्स हैं आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड। नॉर्मल में ये स्ट्रेचर बॉन्ड इस्तेमाल होता है आपके पार्टीशन वॉल या आपके पार्टीशन वॉल्स या साइड वॉल जहां पर पीछे से सपोर्ट है, वहां पर हम लोग ये स्ट्रेचर बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है, आप स्टार्टिंग जो लेंगे, सबसे पहले आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके किसी भी ब्रिक मेसनरी या स्टार्ट करने से पहले हमें पहले उस ग्राउंड को ले करना है और उसको लेवल से चेक करना है कि हमारा जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है वो दोनों ही एक ही लाइन में हो और एक ही लेवल में हो। क्योंकि जैसे आप उसमें मोटार डालेंगे तो क्या हुआ, आगे भी जो भी आपका XYZ है उसको नीचे ही आपका जितना भी ऊपर, आप पहले हाइट का मेजर, मान लीजिए आपको 10 मीटर का हाइट करना है, हाइट करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपके मोटा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, कितने लेयर्स आ रहे हैं आपका ब्रिक्स का। जब आप उसको कैलकुलेट, आपको हो सकता है कई बार कि हाफ बॉन्ड्स आ रहा है, आधा ईट आ रहा है, एक आधा ईट आ रहा है, तो आप उसमें क्या टाइल्स यूज कीजिए। ईट को काटिए मत, क्योंकि आपको ईट काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजल। आप लोग नॉर्मल क्या है, चीजल और हैमर से कटिंग करते हैं। चीजल हैमर से कटिंग करने के लिए होता है, लेकिन उसमें क्या है आपके क्रैक्स आ जाएंगे, डेवलप होंगे। आप सबसे बेटर चीज है मशीन से आप कटिंग कर लीजिए, उसको तोड़ दीजिए, या फिर बिल्कुल शार्प तरीके से चीजों से भी कटिंग करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नॉर्मल हम लोग यही कर रहे हैं। लेकिन उसको कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि कहीं वो क्रैक्स इधर उधर डेवलप ना हो जाए। क्रैक्स डेवलप होने से क्या होगा कि उस जगह पर मोटार्स जाएगा नहीं, मोटार्स नहीं जाएगा तो फिर मोटार नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो आपका ये रहेगा, मतलब प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा उसका। तो इसलिए हम पहले जितने भी लेवल्स के हैं उसको नीचे से निकाल लेंगे, उसके बाद हम ले करेंगे मोटार का, उसके ऊपर ब्रिक मेसनरी शुरू करेंगे। ब्रिक मेसनरी जब शुरू करेंगे तो हमेशा आपको फर्स्ट लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक का लेवलिंग का बहुत ध्यान रखना है, प्रिकॉशन, क्योंकि यही है जो आपको ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स का लोड लेता जाएगा। एक दिन के अंदर आज अगर हमने मेसनरी किया है, चुनाई किया है, तो उसमें केवल आप सिर्फ 1 मीटर से 1.2 मीटर तक ही कीजिए, एज पर आईएस कोड के हिसाब से। 1 से 1.5 मीटर करेंगे, करने से आपका जो बॉन्डिंग है, जो आपका इसका ब्रिक्स का जो लोड है वो आपको प्रॉपर तरीके से रहेगा, ताकि ज्यादा बॉन्ड लेयर डालने से क्या होगा, ब्रिक्स का जो डेड लोड है, डेड लोड मतलब ब्रिक्स का अपना जो लोड है वो ही प्रेस कर देगा, आपके मोटार का जो थिकनेस है वो कम करता जाएगा। ये भी एक चीज, उसमें क्या है आपका ज्यादा थिकनेस कम हो गया तो फिर क्या होगा, आपका बॉन्डिंग ठीक से नहीं बनेगा। साथ में आपको जब लेयर दे रहे हैं, लेयर देने के बाद दोनों साइडों का लेवल्स प्रॉपर देखना है। सिर्फ 1 से 1.2 मीटर तक ही आप ब्रिक वॉल कर सकते हैं, खासकर स्पेशली स्ट्रेचर बॉन्ड को 1 मीटर से 1.2 मीटर तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक दिन के लिए छोड़ दिए सूखने के लिए, क्योंकि आपका जो सीमेंट मोटार रेशियो है वो है आपका 1:4 का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, 1:4 या 1:5। लेकिन ये भी कंडीशनल है, कंडीशनल मतलब एज पर मिक्स डिजाइन। आपका जो मिक्स डिजाइन होगा उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मोटार यूज करना है। कुछ जगह पर मिक्स डिजाइन कैसे होता है, इसमें लैब में जाके हम लोग चेक करते हैं जो आपका जो वहां पर मिला हुआ सैंड है, वो सैंड सीमेंट के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग कितने क्वांटिटी में कर सकता है। इसको हम लोग जब सीमेंट में आएंगे तो उसको पूरा डिटेल्स में करेंगे। अभी हम बॉन्डिंग में चलते हैं। अब ये स्ट्रेचर बॉन्ड आ गया। स्ट्रेचर बॉन्ड्स को करते वक्त 1.2 मीटर होने के बाद आप उसको फिनिश करके छोड़ दीजिए, उसको एक दिन सूखने दीजिए, और आफ्टर 6 आवर्स आप उसको हल्का हल्का सा तराई कीजिए, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा तराई। क्यों? क्योंकि आपका जो मोटार है वो 4 घंटे के बाद सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है। सीमेंट का 4 घंटे के बाद सेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा, सेटिंग टाइम तो शुरू हो चुका है, लेकिन 4 घंटे बाद पूरा सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद उसको हीट रिलीज करने के लिए भी टेम्परेचर आएगा, उसको रिलीज करना है, तो आपको हल्का हल्का उसको तराई करना है।
आफ्टर 1 डे 24 आवर्स के बाद या एक दिन के बाद सुबह आप नेक्स्ट लेयर शुरू कर सकते हैं उसका। इसी तरीके से आपको पूरा जो ब्रिक वॉल है वो कंप्लीट करना है। कई बार देखा जाता है कि एक दिन में मिस्त्री क्या करता है, ठीक है ये दीवार 10 मीटर का है, मैं ये कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, आज 5 मीटर कर दिया, कल 5 मीटर करने से क्या है उसमें कई बार एक्सीडेंट्स हैपन होते हैं। एक्सीडेंट्स क्या है, दीवार टेढ़ी होगी, दूसरा है कई बार उसका फिनिशिंग नहीं आ रहा है, दीवार में जितना नीचे का जो लेयर है उसमें प्रेस ज्यादा होने की वजह से मोटार कम हो जा रहा है, कई तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है। इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.2 मीटर तक का एक दिन का करना चाहिए। आप इस हिसाब से प्लानिंग करना है कि हमारा मिस्त्री भी खाली ना बैठे और हमारा काम भी हो जाए। ये प्लानिंग आपको करना है कि आपको किस तरीके से। दूसरा है कोई भी बॉन्डिंग करने से पहले, कोई भी ब्रिक वर्क करने से पहले आपको मटेरियल्स का ध्यान रखना है। मटेरियल्स कहाँ पर है, कहाँ से शिफ्ट करना है, कितना मैन पावर लगेगा, ये सब प्लानिंग आपको पहले से करना है। तो ये था हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। क्लियर है सर? अब आते हैं हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है? हेडर बॉन्ड होता है केवल हेड, सिर्फ सर के लिए। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में ज्यादातर कहां पर यूज होता है? सीवर, आपका जो सीवर का टैंक है, कोई भी पानी का टैंक जो हम नीचे बना रहे हैं उसमें हेडर बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से हम लोग हेडर बॉन्ड इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जब भी हम इसको, ये आपका हेडर हो गया, ये जो सर्कल के बीच में जो आया है ये आपका हेडर बॉन्ड। ये सिर्फ आपको सर क्या दिखाई दे रहा है? हेड, केवल सर दिखाई दे रहे हैं इनके, बाकी ब्रिक्स अंदर की तरफ है। इसकी आप लोग मोटार यूज कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड है इसको हेडर, ये कहां पर यूज होता है? ज्यादातर सीवर टैंक, वाटर टैंक, इस तरह की चीजों में हम लोग इस तरह का बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। और इस बॉन्ड का करने का पर्पस क्या है? कि आपको स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि आपका जो भी आप उसके अंदर जो भी मटेरियल है, क्योंकि आपको बाहर से भी एक फोर्स मिल रहा है। जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो आपका मिट्टी का भी एक फोर्स है, वो फोर्स को भी रोकने के लिए भी इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आप उसमें, अगर मान लीजिए अगर आप उसमें सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड यूज करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी का जो फोर्स है वो आपको थोड़ी देर के बाद पता लगा कि ढह जाए। इसीलिए उस जगह पर, ज्यादातर जगह पर हम लोग हेडर बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसको रोक सके। नहीं तो फिर अगर सर्कल में अगर नहीं करेंगे तो, अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ में करेंगे तो फिर इसमें इस तरीके से हेडर लगाता रहेगा ठीक बीच में इसका। ये इस तरह से हमारा ये सारे हेडर बॉन्ड है, सिर्फ हमें हेड दिखाई देगा। इस तरह से वॉल्स में भी हम लोग हेडर बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। हेडर बॉन्ड। अब इसमें आएगा आपका बैट, जो आपके साइड्स के जो बचे हुए जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? बैट, 3/4 बैट, इसको बैट कहते हैं। बैट इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो स्पेस है, ताकि हमें हर स्पेस को, हर ईंट के मतलब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को जॉइंट्स पे आप दूसरा ब्रिक्स रहेगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कोई भी ब्रिक्स है, ब्रिक्स के जॉइंट्स पे किसी भी तरीके का जो भी आपका ब्रिक्स आया, ब्रिक्स के जॉइंट पे एक ब्रिक्स आएगा। ये इस तरीके से अगर आपने बाई चांस ये ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रख दिया तो क्या होगा? इसमें क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। और ये सब चीजें ज्यादातर कहां पर देखा जाता है? ये जो आपने कभी नोटिस किया होगा, क्रैक्स आ रहे हैं आपके वॉल, जैसा विंडोज लगाया हुआ है,
विंडोज के पास या आपका गेट है या दरवाजा है उसके पास क्रैक्स ज्यादा डेवलप होते हैं। क्यों? कारण यही है क्योंकि हम लोग वहां पर लेयर्स को ध्यान नहीं देते। वहां पर क्या है, सिर्फ हाँ हमें भरना है, इसको भर देते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर क्रैक्स वहां पर डेवलप होते हैं। और ये जो एक बार क्रैक्स डेवलप हो गया तो फिर आप उसको या तो इंजेक्शन ग्राउटिंग करना पड़ेगा या फिर आपको सीमेंट ग्राउटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई उपाय नहीं है या कि उसको रोका जाए। दूसरा तरीका यह है कि देसी जो नॉर्मल स्मॉल, आप उसको वी शेप में, कोई क्रैक आ गया तो उसको वी शेप में कटिंग कीजिए और उसमें ग्राउटिंग भरिए, ग्राउटिंग भर के उसको प्लेन कीजिए। उसमें क्या है, आपका ग्राउटिंग मटेरियल्स फिक्स करेगा उसको और होल्ड रखेगा उस क्रैक्स को। हेडर बॉन्ड क्लियर है सर? अब आते हैं इंग्लिश बॉन्ड। नॉर्मल में जितने भी हम बॉन्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप देख रहे हैं कि दो ईंट्स लगा रहे हैं, वो होता है नॉर्मल जो इंडिया में इस्तेमाल होता है, वो ज्यादातर इंग्लिश बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड, यही दो बॉन्ड इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं लोग। इंग्लिश बॉन्ड किसे कहते हैं? जब हम लोग एक ब्लॉक को ये देखिए, इंग्लिश बॉन्ड इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लेयर हेडर का आ गया, ये हेडर्स के बॉन्ड्स आ गए। अब इसके ऊपर स्ट्रेचर आएगा, ये देखिए इसमें क्या है, नीचे वाला जो रो है मेरा, नीचे वाला जो रो है मेरा वो है आपका हेडर, और ऊपर वाला जो रो है वो मेरा वो है स्ट्रेचर। तो ये दो बॉन्ड्स को लेके आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी जॉइंट से कोई भी जॉइंट्स पे नहीं आ रहा है, किसी भी जॉइंट्स का जॉइंट्स पे नहीं आ रहा है। तो ये है आपका इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में बाकी जो साइड में रहेगा वो आपका हाफ या 1/3 बैट, इस तरीके से चीजें हम ला के साइड्स को भरेंगे। अब जैसे देख रहे हैं जो आप ब्लैकिश टाइप में देख रहे हैं, ये है आपका 1 बैट छोटे, मतलब आधा हाफ ईट है, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बैट इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो बॉन्डिंग है प्रॉपर तरीके से आता रहे। ये एलिवेशन है, आप इसमें देख रहे हैं जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आपने सीधा एक पूरे लाइन को ले लिया है, दूसरी लाइन को इसके साथ यहाँ पर आपने एक बैट लगाया, 1/3 बैट लगाया, यहाँ पर सीधा बैट लगाया ताकि ये लाइन स्ट्रेच चली जाएगी। इसके ऊपर जब आप ये करें तो आपने बैट यहाँ लगाया, तो ये आपका ब्लॉक्स तैयार हो रहा है। जब आप 3 मीटों का एक साथ कर रहे हैं तो आपको एक यहाँ बैट लगाया, यहाँ पर एक आपको हाफ लगाना पड़ा है, ताकि आपका ये लाइन भी चलता रहेगा। ये इसको कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर सर? अब आते हैं जनरल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। चलिए ये तो हमने और इसके बाद है फ्लेमिश बॉन्ड। एक फ्लेमिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड किसे कहते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड में आपका एक, ये देखिए फ्लेमिश बॉन्ड को मैं भी आपको दिखाता हूं। फ्लेमिश बॉन्ड में कि इस तरीके से हम फ्लेमिश बॉन्ड कर रहे हैं। ये बॉन्ड्स नॉर्मल में आज
ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड बहुत कम यूज हो रहा है और आज के डेट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ज्यादातर पिलर्स जहां लगे हुए हैं वहां पर थोड़ा बहुत फ्लेमिश बॉन्ड इस्तेमाल हो रहा है, बाकी को पूरा इंग्लिश बॉन्ड में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे 4 तरीके के बॉन्ड्स हैं। ये ज्यादातर बॉन्ड्स ब्रिक्स की चुनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं ब्रिक्स का बॉन्ड्स कब है। अब आते हैं क्वालिटी। ब्रिक्स तो हमने ले लिया है, बॉन्ड्स भी हमने बताया, ब्रिक्स की क्वालिटी कैसे हम चेक करेंगे। ब्रिक्स की क्वालिटी चेक करने का कुछ साधारण तरीके हैं। पहला, ब्रिक्स को आप लीजिए, दोनों ब्रिक्स को लेके आप उसको टन टन की आवाज आनी चाहिए, एक मेटेलिक साउंड। मेटेलिक साउंड अगर आता है तो क्या पता लगेगा कि वो ब्रिक्स ए क्वालिटी का है। अगर मेटेलिक साउंड नहीं आता है, डब डब क्या आता है, तो वो बी क्वालिटी या सी ग्रेड का है। दूसरा है, अगर उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, आप जब ब्रिक्स को देखेंगे कहीं उसमें क्रैक तो नहीं है। ए क्वालिटी का जो ब्रिक्स है उसमें कोई क्रैक्स नहीं होगा और उसका जो शेप होगा पूरा रेक्टेंगल शेप में होगा। उसका कलर यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर कलर जो आपको दिखाई देगा कि हाँ लालिश, लाल नहीं, पूरा ग्रे कलर का, ग्रे सॉरी, एक यूनिफॉर्म कलर, लाल टाइप का एक कलर रहेगा। उसके बाद उसका फॉर्म, जो फॉर्म किसे कहते हैं, जो ब्रिक्स के अंदर जो आपके जहां लिखा हो ABC या कुछ भी नाम लिखा रहता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग बेसिकली होता क्या है, एक तो उसमें मार्केटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा, फ्रॉग का मेन पर्पस क्या है, वो बॉन्डिंग करता है, एक मोटार को एक लॉक देता है कि लॉक करने के लिए, कि ताकि आपका जो मोटार है, ऊपर का जो लेयर जो मोटार का दे रहे हैं और वो अंदर घुस रहा है, उसमें लॉकिंग हो रहा है ताकि मोटार आपका बिल्कुल अपनी जगह पर सेट रहे। नॉर्मल भी इसका हाइट होता है 90 mm इंटू 70 mm। ये डिपेंड कर रहा है, कई बार कुछ स्टेट्स में मैंने देखा है ये आगे पीछे भी होता है इसमें, लेकिन फ्रॉग होना जरूरी है। फ्रॉग होने से हमारा लॉकिंग होगा। अब आते हैं ब्रिक्स की दूसरा, और एक ब्रिक्स की क्वालिटी जानने के लिए क्या करते हैं, ब्रिक्स को हम 1.2 मीटर के ऊपर से हम उसको छोड़ देंगे। अगर वो गिर के टूट गया तो इसका मतलब वो ए क्लास ब्रिक्स नहीं है। अगर वो नहीं टूटा तो इसका मतलब वो ए ग्रेड ब्रिक्स है। तीसरा है वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। हमारा कोई भी ब्रिक्स है, अगर हमारा ए क्लास ब्रिक्स है, वो 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए उसको। अगर 20% से ज्यादा अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा ए क्लास ब्रिक्स नहीं है। नॉर्मल ए क्लास ब्रिक्स मैक्सिमम है 20% है। नॉर्मल जो अगर आप बढ़िया क्वालिटी का ब्रिक्स देंगे तो वो आपका 8 to 10% के अंदर, 8 to 10% के अंदर आपको ब्रिक्स उसका ये लेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा। ब्रिक्स को टेस्ट करने से पहले, जब ये वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, पहले हम ब्रिक्स को लेके ओवन में गर्म कर लेंगे ताकि इसके अंदर मॉइस्चर हटा दे। मॉइस्चर हट गया, जब ब्रिक्स गर्म हो गया पूरी तरीके से, उस गर्म मतलब पूरा हीट नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करके उसको मॉइस्चर हटा देना है। उसके बाद ब्रिक्स का वजन लीजिए आप, कितना वेट आ रहा है उसका। अगर उसका वेट, एग्जांपल लेते हैं, 1 किलो आ रहा है, सिर्फ 1 किलो या 1.2 किलो जो भी है, एक ब्रिक्स का जो भी वेट आ रहा है, उससे उस ब्रिक्स में जब उसको 12 आवर या 4 आवर्स हम उसको 12 आवर्स को डिप करके रहेंगे, आप उसका वेट केवल 8% से लेके 20% के बीच में होता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ब्रिक्स 8% से लेके 10% तक की नॉर्मल लेता है, लेकिन फिर भी हम लोग 20% तक जाते हैं। इससे अगर ज्यादा गया तो आपका ब्रिक्स वो आपका ए ग्रेड नहीं है, वो आपका बी ग्रेड या सी ग्रेड ब्रिक्स में आता है। तो ये है ब्रिक्स की क्वालिटी था। ब्रिक्स में और एक यही ब्रिक्स की क्वालिटी है। आप ब्रिक्स का टाइप देखिए, मॉड्यूलर ब्रिक्स और नॉन मॉड्यूलर और ट्रेडिशनल ब्रिक्स। मॉड्यूलर ब्रिक्स किसे कहते हैं और ट्रेडिशनल ब्रिक्स किसे कहते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक्स जिसको मॉडल के ऊपर बनाया जाता है कि उसका साइजेस अलग अलग होता है, और ट्रेडिशनल, नॉन मॉड्यूलर, ट्रेडिशनल जो आम ईंट जो हमारे 4 इंच की ईंट आ रही है वो आपका मॉड्यूलर, नॉन ट्रेडिशनल ब्रिक्स। मॉड्यूलर ब्रिक्स के साइजेस अलग अलग आ रहे हैं, जिसको हम लोग सीएसएम ब्रिक्स भी कहते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ 90 होगा, 190 होगा, वाइड 90, और आपका हाइट 90 mm या
40 mm के आसपास होगा। और ट्रेडिशनल उसका क्या होगा, 230 लेंथ होगा, वाइड 110 mm होगा और हाइट 70 mm होगा या 30 mm जो टाइल्स आती है। ये आपके ट्रेडिशनल ब्रिक्स और मॉड्यूलर ब्रिक्स का अंदर डिफरेंशिएशन है। फिजिकल रिक्वायरमेंट, अच्छा दूसरा आपका आएगा आपका इसका स्ट्रेंथ। अभी आपने जब ब्रिक्स ले लिया, अब उसको स्ट्रेंथ भी चेक करना है आपका। स्ट्रेंथ में क्या हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं। ब्रिक्स क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले सकता है। उसका कितना स्ट्रेंथ लेना है डिपेंड कर रहा है आपको स्ट्रेंथ चाहिए कितना। अब आपके इस ब्रिक्स में एक और चीज आएगा, ब्रिक्स का कलर्स हो गया। हम लोगों ने पहले भी देखा था कलर्स के लिए। कलर्स अगर आपका फेडअप हो रहा है या उसमें कई बार आप देखते हैं कि ब्रिक्स ए क्लास ब्रिक्स है लेकिन उसमें व्हाइट स्पॉटेड आ रहा है। व्हाइट स्पॉटेड क्यों आता है? व्हाइट स्पॉटेड आने का मतलब है जहां पर हमारा ये ब्रिक्स तैयार हुआ है वहां का जो पानी है, वाटर है, जिस तो पानी से हमने ब्रिक्स को तैयार किया है, पानी और क्ले से, उस पानी में खारापन है। खारापन होने से क्या होगा आपका, जो आपका, क्योंकि उसमें सॉल्ट है, सॉल्ट होने से मतलब फायदा क्या होगा, सीमेंट और मोटार का जो मिक्सचर आप बना रहे हैं, मोटार जो है उसमें सॉल्ट आ रहा है। सॉल्ट क्या करेगा, जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम करता जाएगा। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ब्रिक्स को लीजिए, डिप करके वाटर में डिप करके उसको छोड़ दीजिए 1-2 दिन के लिए। आप देखेंगे आपको अगर उसके ऊपर मॉइस्चर व्हाइट कलर का एक लेयर आ रहा है, अगर लेयर आ रहा है इसका मतलब जो ए क्लास ब्रिक्स है लेकिन वो ब्रिक्स के अंदर सॉल्ट की मात्रा है। सॉल्ट अगर उसमें है तो आपको देखा कुछ दिनों के अंदर फफूंदी जिसे कहते हैं हम लोग, वो गिरना शुरू होगा। प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर झड़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है प्लास्टर का झड़ना। और आप इसको अवॉइड करने के लिए आप जहां पर ब्रिक्स तैयार हो रहा है उस जगह को पहले सॉल्टी वाटर ना हो, खारा पानी से आप ब्रिक्स को तैयार ना करें। जिस जगह जो ब्रिक्स खरीद रहे हैं वहां पर इसको पता कीजिए कि ब्रिक्स कहीं खारे पानी से तैयार नहीं हो रहा। अगर इनकेस खारे पानी से तैयार हो रहा है तो वहां पर आपको उसको वॉश करना होगा, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा खारे पानी को नॉर्मल वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में लाने के लिए। उसके बाद आप उससे जो ब्रिक्स बनेगा वो आपका परफेक्ट ब्रिक्स होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, कलर भी हमने बताया दिया था, क्रशिंग स्ट्रेंथ, एब्जॉर्प्शन, टाइप ऑफ टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइज एंड कलर टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ, एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ठीक है कुछ चीजें तो हमने लैब में किया, अब फील्ड टेस्ट में देखिए क्या करना है। एक ब्रिक्स के अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइज, कलर, स्ट्रक्चर, उसका साउंड टेस्ट जिसको आप बजा के देख रहे हैं, और हार्डनेस टेस्ट। ये 5 चीजों का आपको फील्ड में टेस्ट करना है। फील्ड मतलब आपके पास ट्रक आ गया, आपने फटाफट लिया, 2 ब्रिक्स लिया, बजा के देख लिया, उसका कलर देख लिया, आप उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, कहीं वो ब्रिक्स कहीं पूरा साबुत ब्रिक्स है, कहीं वो टूटा फूटा तो नहीं है। अगर टूटा फूटा ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब आपका वो ब्रिक्स ठीक नहीं है। साउंड टेस्ट और उसका हार्डनेस टेस्ट क्या है, आप ऊपर से गिरा के देख लिया आपने, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीजें आता है आपके ब्रिक्स का। क्लियर है सर? ब्रिक्स के टेस्ट में कोई डाउट है सर किसी को? सर ब्रिक्स के टेस्ट में किसी को कोई डाउट है? चलिए अभी जब ब्रिक्स के टेस्ट हो गया, अब आप चलते हैं मोटार्स की तरफ। मोटार क्या चीज है? मसाला, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल में मसाला भी कहते हैं। मोटार होता क्या चीज है? मोटार होता है सैंड, सीमेंट, सैंड को कहते हैं कि एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, वाटर, पानी, इन तीनों के जो मिक्सचर है इसको कहते हैं हम लोग मोटार। मोटार में की चीज, आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि आपका वाटर जो है, पानी, सबसे पहले पानी क्या चीज है, आपका हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। ये आपका ड्रिंकिंग वाटर मतलब पोर्टेबल वाटर होना जरूरी है।
पोर्टेबल वाटर किसको कहते हैं? पानी पीने वाला, जिसमें आपका पीएसआई ज्यादा ना हो, 100 के नीचे नीचे रहे। और ये अगर कहीं भी अगर आप हार्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए गलत है, क्योंकि हार्ड वाटर आपके सीमेंट का स्ट्रेंथ को कम कर देगा। साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि जो आप क्वांटिटी दे रहे हैं वाटर का, वो एज पर आपका स्टैंडर्ड हो। कहीं ऐसा हो कि कई बार हमने ये देखा, हम लोग ये देखते हैं कि जो भी वर्कर्स है जो इसको बनाता है, वो बाल्टी लेता है, भर के डालता है, कितनी क्वांटिटी उसने वाटर इस्तेमाल किया है ये उसको कुछ भी पता है। सब डाल दिया, मिला लिया, नहीं, उसके बाद नहीं थोड़ा सा कम हो रहा है फिर डाल लिया, नहीं। एज पर डिजाइन, एज पर टेस्ट डिजाइन, मिक्सचर डिजाइन के हिसाब से हम उसको पानी, अगर उसमें अगर 3 बकेट डालना है तो 3 बकेट ही डालेंगे। फिर आता है सीमेंट। सीमेंट हमें कौन सा इस्तेमाल करता है? नॉर्मल जो सीमेंट आता है 43 ग्रेड्स का, हम लोग वही करते हैं, या 43 एंड अबव का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट के टेस्ट कैसे होता है? सीमेंट के अंदर कहीं वो स्लम ना हो। सबसे पहला क्या क्या चीज है? सीमेंट के कुछ टेस्ट है जो आपको ये देखना है कि सीमेंट बढ़िया है कि नहीं है। सीमेंट को आप जैसे हाथ में लेंगे वो बिल्कुल मुलायम भाव देगा, मतलब बिल्कुल स्मूथनेस आपका सीमेंट। ठीक है, अगर सीमेंट में मुलायम ना होके थोड़े से तो इसका मतलब आपका सीमेंट रिजेक्ट है, आप वो सीमेंट इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो सीमेंट के अंदर मॉइस्चर जा चुका है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुका है, पहला। दूसरा क्या है? सीमेंट को आप ड्रॉप टेस्ट, पानी के बकेट्स में एक चुटकी सीमेंट लेके छोड़ दीजिए, अगर वो जाते ही डूब गया तो इसका मतलब सीमेंट ठीक नहीं है, वो तैरेगा। तीसरा, सीमेंट का कलर। सीमेंट का कलर कई बार चेंज होता है, चेंज मतलब थोड़ा सा ग्रे ना होके हल्का सा चेंज हो रहा है, इसका मतलब सीमेंट आपका एक्सपायरी डेट के नजदीक जा रहा है। चौथा है आपका सीमेंट का एक्सपायरी डेट। सीमेंट 3 महीने बनने के 3 महीने के बाद तक उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 3 महीने से 5 महीने तक ही जाता है तो उसको अपना 20% स्ट्रेंथ खो बैठता है। 6 महीने तक ही जाते जाता है 50% स्ट्रेंथ खो देता है, और 1 साल के बाद तो वो बेकार हो जाता है। तो आप तो जो सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 3 महीने के अंदर आपको मैन्युफैक्चर डेट चेक करना है, डेट चेक करके 3 महीने के अंदर अंदर उस सीमेंट को कंज्यूम करना है। उसके बाद आता है सैंड एग्रीगेट। एग्रीगेट कैसा होना चाहिए आपका? एग्रीगेट होना चाहिए, एग्रीगेट मतलब सैंड, फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का मतलब होता है सैंड। सैंड कैसा होना चाहिए आपके पास? सैंड होना चाहिए मिट्टी से फ्री, मतलब उसके कोई स्लम नहीं होना चाहिए। इसके कुछ टेस्ट है, आपका एक आता है स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट में क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम लोग पानी भरते हैं, पानी के ऊपर थोड़ा सा सैंड देते हैं और उसको अच्छे से मिला के उसको सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। आप देखेंगे अब कि उसके ऊपर बीकर्स के ऊपर सैंड नीचे जम जाएगा और जो भी क्ले है, जो भी स्लम है, वो ऊपर तैरेगा। ये जो स्लम है वो नॉट मोर देन 8%, 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8% से अगर ज्यादा होता है तो वो सैंड हमारा, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर 8% से कम होता है तो वो सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, सैंड को बल्किंग टेस्ट भी आता है। बल्किंग टेस्ट में उसका कितना फूला हुआ है, बल्किंग टेस्ट भी करेंगे हम उसको, कितना फूला हुआ है, कितना वो कंप्रेस्ड हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग चेक करेंगे। सैंड को जब हम लोग स्टोर करते हैं, स्पेशली सैंड को स्टोर करने के लिए हम उस एक ऐसी जगह पर स्टोर करेंगे जहां पर एनिमल, कुत्ते बिल्ली या गाय भैंस उसके दूर रहे, क्योंकि उनका जो कई बार क्या होता है वो लोग आगे डंक कर जाते हैं कुछ अगर, तो उसमें क्या आपका केमिकल, वो भी इसमें केमिकल है, वो केमिकल सैंड के साथ रहता है जो कि आपका सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सैंड को धोइए, धो के मतलब वॉश करके उस प्रॉपर सैंड को आप इस्तेमाल कीजिए। कई जगह पर जब बॉम्बे वगैरह में हम लोग करते हैं क्या, सैंड को वॉश करते हैं। दिल्ली वगैरह में हम लोग या पंजाब में हम लोग उसको सैंड को वॉश नहीं करते, क्योंकि हम लोग रिवर सैंड इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। रिवर सैंड में आप ले आइए, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कीजिए और उसको इस्तेमाल। सेम इसी तरीके से सीमेंट को भी स्टोरेज करने का तरीका है। सीमेंट को जमीन पे नहीं रखेंगे, जमीन से ऊपर उठा के रखना है आपको, एटलीस्ट 4 इंची, एटलीस्ट आपको दीवार से कम 1 मीटर की दूरी पे रखना है। जो भी दीवार है, दीवार से 1 मीटर की दूरी पे रखना है सीमेंट को।
ये एक पॉइंट रह गया था, सीमेंट को दूरी रखना है दीवार से 1 मीटर की दूरी पे और जमीन से एटलीस्ट मिनिमम 4 इंची की जगह छोड़ना ही छोड़ना है। इससे फायदा क्या है, जो जमीन से जो मॉइस्चर है और उसको प्लास्टिक से ढक के रखिए ताकि कोई भी मॉइस्चर सीमेंट की तरफ ना जाए। सैंड का भी यही प्रोसेस है, सैंड को भी आपको ढक के रखना है ताकि आप बाहर से कोई भी मटेरियल्स उसके ऊपर ना जाए, धूल मिट्टी कुछ भी ना जाए, और तभी आप उस सैंड को इस्तेमाल कीजिए। सैंड, सीमेंट, वाटर, अब ये तीनों चीजें होने वाली। अब आता है ग्रेवल्स, जिसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट में आपको देखना पड़ेगा 10 mm, हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं 10 mm और 20 mm के ग्रेवल्स इस्तेमाल करते हैं। कि ग्रेवल्स 10 mm और 20 mm के क्यों होते हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है 20 mm के ग्रेवल्स को देने के बाद जो बीच में जगह बच जाता है उसको हम लोग 10 mm से भरते हैं, और 10 mm और 20 mm के बीच में थोड़ा बहुत जगह बचता है, वो आपका मोटार आता है उसमें, जो आपका सैंड और सीमेंट का वो आके उसको फिक्स करता है। और आपको इसीलिए हम लोग 10 mm और 20 mm, आपका जो कोर्स एग्रीगेट है, मतलब आपका जो स्टोन चिप्स है, उसका जो आपको कटिंग है उसका शार्प, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्मूथ हो, स्मूथ नहीं चाहिए, हमें स्मूथ नहीं करना है, क्योंकि स्मूथ होगा तो आपका जो मोटार है वो पूरी तरह से उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, चिपकेगा नहीं। तब हमें क्या करना है, उसको ग्रेवल जो आपका वो अनपॉलिश्ड कट में होना जरूरी है। अनपॉलिश कट में रहेगा तो उसमें क्या है, सीमेंट और सैंड का जो ये मिक्सचर है, मोटार है, वो आसानी से चिपक सकता है, उसको बॉन्डिंग प्रॉपर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं। और उसमें भी एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ग्रेवल जो है आपका नॉट मोर देन 5% से ज्यादा उसको वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ग्रेवल्स है वो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है, नहीं, वो गलत है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है इसका मतलब वो ग्रेवल्स आपके ठीक नहीं है। आपको नॉट मोर देन 5%, अगर 5% ऊपर गया तो फिर आपको वो ग्रेवल्स ठीक नहीं है। ये आपके आगे क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स का। अब आपको इसे क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आ गया। अब आते हैं मिक्सचर, मोटार को बनाना कैसे, किस तरीके से मोटार को हमें मिक्सअप करना है। मोटार को मिक्सअप करने का सबसे पहला तरीका है, मैं एक स्क्रीन दिखाता हूं, मोटार मिक्सिंग। फिश बॉन्ड, मोटार मिक्सिंग करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें लेना है, सबसे पहले हमें एक मेजरिंग बॉक्स बनाना है। सबसे पहले मेजरिंग बॉक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि मेजरिंग बॉक्स के बिना नॉर्मल में देखा जाएगा कि वो तसले में उठा के डाल रहा है, तसले में डालने से उसका जो प्रॉपर क्वांटिटी है वो नहीं मिल पाता है हमें। इसीलिए ज्यादातर हम लोग गाइड करते हैं, या बड़े बड़े अपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा मेजरिंग बॉक्स इस्तेमाल होता है। मेजरिंग बॉक्स में आप मान लीजिए 4:1 का रेशियो है, तो 4 जो आप सैंड ले रहे हैं वो प्रॉपर मेजर होना चाहिए, बल्किंग ऑफ सैंड का ध्यान रखते हुए कि वो पूरा बॉक्स भर के ले रहा है, उसको डाल रहा है, सैंड डाला है, तब आप उसके ऊपर एक बॉक्स सीमेंट डालेंगे। सीमेंट डालते ही आप उसको पहले मिलाना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल में देखा जाता है कि हमेशा 1 या 2 बार मिला के जो आपका जो वर्कर है वो छोड़ देता है, नहीं, हमें तब तक मिलाते रहना है जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो, सैंड और सीमेंट का कलर चेंज ना हो। जब उसका कलर यूनिफॉर्मली चेंज होएगा, आपको दिखाई देगा चारों तरफ कलर चेंज हो चुका है पूरी, तभी आप उसमें पानी ऐड कीजिए। पानी उससे पहले ऐड नहीं करेगा। अगर आपको 3 बार 4 बार, अगर आपको, क्योंकि जो मिस्त्री जो वर्कर्स आपका एक्सपीरियंस वर्कर क्या हो सकता है 2 या 3 बार में तो जो आपका कलर है उसको चेंज कर देगा, लेकिन हो सकता है जो नया बंदा आया है वो पूरी तरीके से उसको चेंज ना कर पाए, उसके लिए 4-5 बार उसको करना पड़ेगा। तब आप उसको कलर, जैसे कलर चेंज हो जाता है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म कलर आ जाता है पूरे मिक्सचर का, तभी आपका सैंड और सीमेंट का जो मोटार बन रहा है वो प्रॉपर बनेगा। उसके बाद आप उसमें एक छोटा सा खड्डा कीजिए, अब उसके ऊपर आपको
वाटर डालना है। वाटर कितना डालना है? एज पर डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स में आपका जितना वाटर दिया होगा, 5 लीटर है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, आप उसके ऊपर उतना ही वाटर दीजिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। वाटर पानी डाल के और उसको बैकअप फोल्ड कीजिए, करना शुरू कीजिए। जैसे आपका फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, आप उसको मिक्स करते रहिए। मिक्स करते हुए कब तक मिक्स करना है? जब तक कि वो एक सॉलिड मोटार की पेस्ट की तरह ना बन जाए। मिक्सिंग में भी क्या क्या होता है, थोड़ा सा मिक्स किया फिर छोड़ देते हैं, तो वो क्या है, वाटर कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो मोटार तैयार हुआ है आपका, इस मोटार को आपको इवन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जो आपने मोटार तैयार किया है उसको कंज्यूम करना है। क्योंकि इसके पहले अगर आपने इससे आपने यूज किया, अगर इसके बाद अगर आपने इसको यूज किया तो क्या होगा, आपका जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ, वो हार्डनेस आना शुरू हो जाएगा। हार्डनेस आने शुरू होते ही आपका मोटार फिर आप उसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ लूज करेगा, वो स्ट्रेंथ वो नहीं मिल पाएगा उसको। तो ये चीजें हैं, हमें देखना है कि मोटार की बनाने के लिए। और 1 घंटे के अंदर कुछ भी करिए, 1 घंटे के अंदर आपको मोटार खत्म है। अगर आपको बाई चांस रह जाता है तो आप उसके लिए पहले ही एडमिक्सचर यूज कीजिए, ताकि आपका जो स्ट्रेंथ है, तो आपका जो आपका हार्डनेस स्टार्ट होने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिले मिला, आपको ज्यादा मिलेगा, तो आप उसमें एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसमें एक बार मोटार बनने के बाद आप उसमें दोबारा पानी मत डालिए। ये अगर पानी डालते हैं तो आपका जो मोटार का स्ट्रेंथ है वो लूज होता जाएगा। ये था आपका ब्रिक वर्क, ये था आपका अभी तक का जो है हमारा ब्रिक वर्क का करने का तरीका। अब आते हैं, क्लियर है सर? मटेरियल का टेस्ट आपने देखा, किस तरह से मटेरियल का टेस्ट करने हैं, आपने बॉन्ड्स के बारे में देखा, आपने ब्रिक्स के बारे में देखा कि ब्रिक्स को किस तरह से हमें चूज करना है। अब आते हैं कंक्रीट पे। इसमें किसी को कोई डाउट है सर? किसी को कोई डाउट है सर? चलिए अब आते हैं हम लोग कंक्रीट के ऊपर। कंक्रीट है क्या चीज? कंक्रीट है आपका एक मिक्सचर है, किसका? सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट और आपका वाटर। इन चारों चीजों का एक मिक्सचर है, जिसमें आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड, इनका एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर को बनाने का तरीका क्या है और ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है आपका कॉलम्स, स्लैब और कई और बाकी फ्लोरिंग के वक्त, इन जगह पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट बनाने के लिए सबसे मेन तरीका क्या है? आप अगर मैनुअल अगर मिक्सिंग कर रहे हैं तो आपका सेम प्रोसेस है। पहले आप सैंड लीजिए, एग्रीगेट लीजिए, सैंड लीजिए, उसके बाद आप सीमेंट लेके उसको मिक्स कीजिए। कब तक मिक्स करना है? जब तक कि आपको उसका कलर चेंज ना हो। कलर चेंज होगा, एक यूनिफॉर्म कलर आएगा, उसके बाद आप उसमें पानी उतना ही डालिए जो एज पर डिजाइन मिक्स है, उतना ही पानी डाल के उसको मिक्स करते रहिए। कब तक मिक्स करना है? एक पेस्ट की तरह ना मिल जाए। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो कि आप कंक्रीट को 1 मीटर से ऊपर से ना गिराएं। अगर आप 1 मीटर से ऊपर से गिराते हैं बाई चांस कंक्रीट को, तो क्या उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन मतलब सैंड अलग चला जाएगा, एग्रीगेट्स मतलब आपके स्टोन्स चिप्स जो है वो अलग हो जाएंगे, एग्रीगेट्स अलग हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कभी भी कंक्रीट को 1 मीटर से ऊपर से नहीं गिराएंगे। वाइब्रेशन, वाइब्रेटर, हम लोग हमेशा कंक्रीट जहां करते हैं वहां वाइब्रेटर यूज करते हैं। वाइब्रेटर यूज उतना ही कीजिए जितना आपको जरूरत है। वाइब्रेटर का निडल डालते ही आपको पता लग जाएगा कि वाइब्रेटर के जैसे ही आपको ऊपर सैलरी ऊपर की तरफ आता रहेगा। अगर आपने ज्यादा वाइब्रेटर इस्तेमाल किया तो क्या होगा? तो आपका सेग्रीगेशन शुरू हो जाएगा नीचे से। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? आपका सैंड्स अलग जाना शुरू होगा, सीमेंट अलग जाना शुरू हो जाएगा, सीमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा बह के, और नीचे सैंड और एग्रीगेट्स रह जाएंगे, एग्रीगेट्स भी एक तरफ होना शुरू हो जाएगा, स्टोन चिप्स अलग होना शुरू है। ये चीज का ध्यान रखते हुए आपको जो वाइब्रेटर यूज करना है
वाइब्रेटर का निडल्स आता है 25 का 27 75 का, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उतना ही इस्तेमाल करना है। जैसे आपको दिखाई देगा कि आपका प्रॉपर सैलरी ऊपर आ रहा है, आप उसको बंद कीजिए, आप उसको नेक्स्ट आगे की जगह पर उसको ले जाइए। कॉन्क्रीट करते वक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका जो शटरिंग है, शटरिंग में आपको हैमरिंग करना होगा। हैमरिंग करने से क्या है, कई बार क्या है, प्रॉपर तरीके से प्लम्बिंग ये वाइब्रेटर मारने से भी उसमें मोटार नहीं पहुंच पाता है, तब हमें ऊपर से हैमरिंग करना होगा। किससे हैमर करेंगे? मैलेट से। मैलेट मतलब लकड़ी के हैमर से, लोहे के हैमर से नहीं, हैमर से नहीं, लकड़ी के हैमर जिसे मैलेट कहते हैं, उससे आप उसको हैमरिंग करेंगे, ताकि इन केस अगर कहीं भी अगर कोई स्पॉटेड है, कोई एयर बबल्स अगर रह गया है, तो एयर बबल्स वहां से वो निकल जाएगा और हमारा जो कंक्रीट का जो शेप आएगा वो बिल्कुल स्मूथ आएगा। जब आप इसको ओपनिंग करेंगे बिल्कुल स्मूथ आएगा। ये आता है आपका कंक्रीटिंग का। कंक्रीटिंग का प्रोसेस इसको कहते हैं, कंक्रीटिंग का प्रोसेस। किसी को कोई डाउट है सर? कोई डाउट? चलिए अब आते हैं, ये है ब्रिक मेसनरी। अब आते हैं हम लोग शटरिंग में। शटरिंग होता क्या चीज है? सबसे पहला चीज आता है, शटरिंग है क्या चीज? शटरिंग होता है, शटरिंग होता है एक फॉर्मवर्क, जिसमें हम उस एरिया, उस जगह को पूरी तरीके से कवर करेंगे। और एक फॉर्मवर्क जो है वो किसी भी कंक्रीट को मनचाहा शेप देने के लिए हम लोग फॉर्मवर्क करते हैं, मनचाहा शेप देने के लिए फॉर्मवर्क करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या। CON का मतलब है कीवर्ड्स, ये आपको लिख लीजिए, जरूरत पड़ता है क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। CON का मतलब है कंस्ट्रक्शन। TBD मतलब टू बी डिसाइडेड। NSQF नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NOS का मतलब होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। OS ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। QP क्वालिफिकेशन पैक। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्योंकि गवर्नमेंट के कई योजनाएं चल रहे हैं, इसमें PMKVY ज्यादातर यूज हो रहा है, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। SSC सेक्टर स्किल काउंसिल। RPL रिकॉग्नाइज ऑफ प्रायर लर्निंग। क्या RPL होता क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है, RPL हम लोग कहते हैं, RPL का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उससे आपके पढ़ाने से पहले उसके पास क्या नॉलेज है ये आपको चेक करना है। इसका चेक करने का तरीका क्या है? कोई भी आप टेस्ट पेपर छोटा सा बनाइए, आप उसका पहले टेस्ट कीजिए कि उसका कितना नॉलेज है मेसनरी के ऊपर, ब्रिक मेसनरी के ऊपर, या कॉन्क्रीटिंग के ऊपर, या शटरिंग के ऊपर, या बार बेंडिंग के ऊपर, या स्कैफोल्डिंग, कितना नॉलेज है आपको उसमें पता लग जाएगा। उसमें आपको एक है थ्योरेटिकल पेपर, वाइवा और प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, उसका स्कोर दीजिए। अब बीच में आपका आएगा एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपका RPL ले लिया, RPL के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो बीच में आएगा, उसके बाद एक असेसमेंट। ये जो असेसमेंट्स आप लेंगे, इससे आपको उसका प्रोग्रेस पता लगेगा। ये है RPL। RPL उसके काम करने से, आपके ट्रेनिंग करने से पहले कितना नॉलेज है, वो है RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। PC परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्योंकि जितने भी आपके लेवल्स हैं, वो आपका जो PC है किस लेवल पे कितना आपको नॉलेज होना चाहिए, वो आपका PC परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। क्रेडाई क्रेडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं क्रेडाई। TP, जहां भी TP लिखा हुआ है ट्रेनिंग पार्टनर, कौन है ट्रेनिंग पार्टनर? TOT का मतलब है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। जो आप कर रहे हैं वो है TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स।
आपके ट्रेनर्स है, आप लोगों को जो टीओटी दिया जा रहा है उसको टीओटी कहते हैं। टीसी का मतलब है ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है, आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है, ये सब टीसीयू लिखा होगा तो आपको ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है आपको वो मेंशन करना है। आपके इसमें कुछ लॉसेस हैं जो है मेडिंग ऑफ और शटरिंग, उसके बाद असेंबलिंग, किस तरीके से आप असेंबल करेंगे शटरिंग को, आप कैरी आउट ब्रेक लेयरिंग, ब्रेक्स को आपको किस तरह से सॉरी क्वालिटी ऑफ शटरिंग, शटरिंग का क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, वर्क के फिर एक टीम के साथ कैसे आपको काम करना है और प्लान करना है और ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से प्लानिंग करना है और ऑर्गेनाइज करना है, ये हर चीज में आएगा, चाहे वो बार बेंडिंग हो, चाहे वो मेसनरी हो, चाहे वो शटरिंग हो, चाहे स्कैफोल्डिंग हो, किसी भी चीज में टीम को किस तरह से आपको हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। वर्किंग अकॉर्डिंग टू सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, आपको सेफ्टी के साथ किस तरीके से काम करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये इसके नॉसेस हैं। अब आते हैं शटरिंग, आपको एक लकड़ी का शटरिंग कैसे बनाना है, किस तरीके से आपको एक लकड़ी का शटरिंग तैयार करना होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले हम लोग जानेंगे शटरिंग कितने तरह का होता है। शटरिंग कई तरह का होता है। पहले हम लोग जो इनिशियल तरीके से आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं वुडन शटरिंग, वुडन शटरिंग ज्यादातर घरों में इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आजकल क्या आ गया, माई वन आ गया है, माई वन शटरिंग आ गया है, आपका स्टील शटरिंग आ गया है, आपका फोम शटरिंग आ गया है, कई तरह के शटरिंग आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। आपको बेसिकली हमारे अभी जो और सबका प्रोसेस करीबन सेम है, सबका मटेरियल डिफरेंस है। तो हम लोग वुडन शटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। वुडन शटरिंग कैसे लगाया जा रहा है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कोई भी शटरिंग करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए ये अलग अलग तरीके के शटरिंग है। पहले क्या है, फोम वर्क, स्टील फोम वर्क होता है, वुडन फोम वर्क होता है। स्टील फोम वर्क इज मेड ऑफ स्टील शीट्स के बनते हैं, एंगल्स आयरन्स के बनते हैं और टी आयरन्स के बनते हैं। ये सभी चीजों से मिलता है आपको स्टील। वुडन फोम वर्क में क्या है, प्रॉप इस्तेमाल होता है, प्लैंक यूज होता है, लेजर्स इस्तेमाल होता है और आपका शीटेड इस्तेमाल होता है, शीटिंग इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से शटरिंग को इस्तेमाल करने का तरीका है। अब आप ये देखिए, ये है टिम्बर, मतलब लकड़ी का शटरिंग कैसे इस्तेमाल करना है। लकड़ी के इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपका आएगा प्लानिंग। प्लानिंग किस तरीके से आएगा, प्लानिंग सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। कोई भी शटरिंग करने से पहले हमें प्लान करना है, चाहे आप वुडन शटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो स्टील शटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप फोम शटरिंग इस्तेमाल करें। कोई भी शटरिंग इस्तेमाल करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, कितने मीटर का शटरिंग बनाना है, आपका शटरिंग के लिए आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, वर्कर्स कितने चाहिए और शटरिंग कहाँ करना है, ये प्लानिंग सबसे पहले आपको करना है। जब आपके पास ये प्लानिंग हो जाता है कि मटेरियल कहाँ करना है, वो जगह कहाँ पर है, सबसे पहले शटरिंग करने से पहले आपको मटेरियल का चेक करना है। मटेरियल चेक कैसे करना है कि आपको प्लाई दो तरह का होता है। एक है आपका ये जो प्लाईस है, ये प्लाई दो तरह का होता है। एक है आपका वाटरप्रूफ प्लाई और एक कमर्शियल प्लाई। वाटरप्रूफ प्लाई जो है आपका रेड कलर में आता है, वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ रहेगा। उसको हम लोग कई बार अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका नॉर्मल प्लाई है, कमर्शियल प्लाई है, कमर्शियल प्लाई ज्यादा से ज्यादा एक बार और या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, इससे ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उसमें जो आपका प्लाई है, कमर्शियल प्लाई है, वो क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब, एक बार प्लाई ने वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया, पानी को एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा, आपका शटरिंग वो जो प्लाई है वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग वाटरप्रूफ प्लाई इस्तेमाल करते हैं। वाटरप्रूफ प्लाई आपका पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो प्रॉपर तरीके से रहेगा, तो इससे हम इसको 8 से 10 बार तक यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए ये टिम्बर मतलब लकड़ी का
स्कैफोल्डिंग, शटरिंग, लकड़ी का शटरिंग। अब ये आता है आपका स्टील, जो आपका स्टील शटरिंग, ये आपका एल्यूमिनियम शटरिंग, ये आपका प्लास्टिक फॉर्मवर्क, प्लास्टिक के फॉर्मवर्क्स की तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसेस सबका करीबन करीबन सेम है। अभी हम लोग एक एक करके प्रोसेस में आएंगे। क्वालिटी, सेफ्टी और इकोनॉमिकली हमें ये देखना है कि जो भी हम शटरिंग यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमी हो, मतलब आपके बजट के अंदर हो, और आपका कॉस्ट सेविंग हो। कॉस्ट सेविंग कैसे करेंगे? एक सबसे पहला चीज आपको देखना है मैन पावर और टाइम। मैन पावर और टाइम अगर सेव हो गया तो आपका कॉस्ट सेविंग हो गया, और आपका रिपीटेशन ऑफ कितनी बार आप उस शटरिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका इकोनॉमिकली आ जाएगा। क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं? अब आप इसमें सबसे पहले शटरिंग के लिए टूल्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले आपका क्लॉ हैमर, उसके बाद आएगा टेफन स्लॉ, वुडन मार्जिंग गेज। गेज क्या है? आपका मार्किंग करने के लिए एक लाइन है और एक छोटा सा इक्विपमेंट है जिससे आप उसको मार्किंग कर सकते हैं। फार्मर चिजल, चिजल कई तरह का होता है, आपको फार्मर चिजल इस्तेमाल करना है, और कौन सा मोटिस चिजल, मोटिस और फार्मर, ये दो तरह के चिजल आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। स्क्रू गेज, वुडन मैलेट, वुडन मैलेट, यहाँ पर लकड़ी का मैलेट इस्तेमाल करना है। बेंच वाइज, रिंग शार्पनर, हाफ राउंड फाइल, पिन, बॉल पिन हैमर। हैमर भी कई तरीके, ये देखिए आपका क्लॉ हैमर, यहाँ पर बॉल पिन हैमर। क्लॉ हैमर किसे कहते हैं? जिसमें दो आगे की तरफ झुके हुए हैं, उससे आप नेल्स को निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं क्लॉ हैमर। शायद यहाँ अभी नहीं है। बॉल पिन हैमर, जो आपका ऊपर का फेस बंद रहता है उसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। वुडन जैक प्लानर, लकड़ी का रंदा। मोटिस चिजल, मैंने आपको पहले बताया था, फार्मर चिजल और ये मोटिस चिजल। उसके बाद स्क्रू गेज, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर्स आपको इस्तेमाल करना है। कटिंग चिजल इस्तेमाल करना है, ट्रायंगुलर फाइल इस्तेमाल करना है, डबल एंड स्पैनर इस्तेमाल करना है, हैंडसॉ इस्तेमाल करना है, आयरन जैक प्लानर इस्तेमाल करना है, ऑगर इस्तेमाल करना है, कटिंग प्लायर इस्तेमाल करना है, मार्किंग नाइफ या स्क्रैपर इस्तेमाल करना है, सेंटर पंच, ड्रिल बिट और फ्लैट फाइल। ये आपके आते हैं हैंड टूल्स। हैंड टूल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना होगा, हैंड टूल्स जो चीजें हम हाथ से कर सकते हैं, जिसमें हाथ की जरूरत हो, हाथ से कर सकते हैं, उसको हैंड टूल्स कहते हैं। पावर टूल्स, आप इधर देखिए पावर टूल्स आ गया। पावर टूल्स किसे कहते हैं? जो हमें पावर मतलब बिजली से चलाने से इस्तेमाल करते हैं, उसे पावर टूल्स कहते हैं। बिजली से कौन कौन से चलते चीजें चल सकता है? जैसे हैंड लेडेड सर्कुलर सॉ, टेबल मोटिस सॉ। टेबल मोटिस सॉ मतलब एक टेबल के ऊपर एक आरी रहेगा जिससे आप उसको किसी भी तरह से काटेंगे, जो कि मशीन से चलता है, मोटर से चलता है। हैंड लेडेड सॉ ग्राइंडर, प्लेनिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग ड्रिल मशीन्स, पावर ड्रिलिंग मशीन्स, ये सब चीजें आपका पावर टूल्स। ये पावर से मतलब बिजली से चलता है, मोटर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग पावर टूल्स। अब आते हैं इसमें कंज्यूमेबल। क्या क्या चीजें कंज्यूमेबल में आता है? मेजरिंग टेप, नायलॉन थ्रेड्स, नेल्स, चॉक्स, पेंसिल, ये सब चीजें आपका, साथ में थ्रेड्स, ये सब चीजें आपका कंज्यूमेबल आता है, क्योंकि यूज होता है, खराब हो जाता है। अब आता है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में क्या है? मार्किंग टेप है, मास्किंग टेप, सॉरी मेजरिंग टेप बोलता, मास्किंग टेप है वो, कंज्यूमेबल आता है। अब आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टूल्स में क्या होता है? जो टूल जिससे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी भी चीज को और लेवल कर सकते हैं, ये चीजें लेवलिंग और मेजरिंग टूल्स कहलाता है। जैसे इसमें आता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या चीज होता है? आपका ऊपर नीचे दिखाने के लिए। वाटर लेवल ट्यूब, पानी का जो इस्तेमाल करते हैं। स्टील मेजरिंग टेप, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी चीज में, चाहे वो मेसनरी कीजिए चाहे वो शटरिंग, आपको स्टील टेप ही यूज करना है। नायलॉन टेप या फीते वाला जो नॉर्मल जो फीते का कपड़े का टेप है वो इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए हमें हमेशा ही कंस्ट्रक्शन में स्टील टेप का ही यूज करना होता है, और स्टील टेप को यूज करना बहुत आसान है। आप यूज करने के बाद उसको
मत रखिए, उसको साफ कर, जब भी आप काम हो जाता है आप उसको साफ करके रखिए, क्योंकि अगर साफ करके रखेंगे तो वो स्टील टेप कई दिनों तक चलेगा। अगर आप उसको रफ यूज करेंगे तो स्टील टेप के जो मार्किंग्स है वो बहुत जल्दी मिट जाता है, फिर आपको मार्किंग करने में दिक्कत होगी। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर मतलब ट्रायंगल, और उसके बाद आपका प्लम बॉब, प्लम बॉब मतलब साउल, लट्टू, ये चीजें होता है आपके टूल्स। ये टूल्स और इक्विपमेंट्स आपको लेने होंगे, यूज करने हैं। प्लानिंग में भी आपको ये सारे, प्लानिंग में जब आप करेंगे तो आपको क्या, ये सारे टूल्स आपके पास रखेंगे एक जगह पर, तब जाके आप शटरिंग शुरू कीजिए। क्योंकि आप एक बार मटेरियल लाने के बाद फिर आप टूल्स को इस्तेमाल लाने जाएंगे नहीं। प्लानिंग वही होता है जो आपके पास सारा मटेरियल्स पहले इस्तेमाल रखिए, उसके बाद आप उसको काम शुरू करेंगे। अब आता है असेंबल। जब आपने सारा टूल्स इस्तेमाल इकट्ठा कर लिया, प्लाईवुड्स ले लिया, तब आपको असेंबल करना है। असेंबल कैसे करना है? किसी भी स्ट्रक्चर को, शटरिंग को असेंबल करने के लिए, असेंबल मतलब उसको खड़ा करना है। खड़ा कैसे करना है? सबसे पहले आप मटेरियल तैयार होने के बाद आप उस पर शटरिंग ऑयल लगाएंगे। कई बार आप क्या देखा जाता है कि हम लोग ब्लैक ऑयल इस्तेमाल करते हैं या कोई दूसरा ऑयल इस्तेमाल करते, नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका सीमेंट आ रहा है। सीमेंट, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करें, सिर्फ शटरिंग ऑयल को छोड़ के बाकी कुछ भी आप इस ऑयल इस्तेमाल करें, उसके अंदर केमिकल है। वो केमिकल इस सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, आपको जो आपको स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को कम करके। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं आप शटरिंग ऑयल इस्तेमाल कीजिए, बाकी दूसरा कोई ऑयल इस्तेमाल मत कीजिए। सबसे पहले आपको शटरिंग ऑयल आप लगा लीजिए शटरिंग के ऊपर। उसके बाद रीड द स्केच, स्केच को आप पढ़िए, कहाँ लगाना है। ये जो शटरिंग जो लेके आए इसको लगाना कहाँ है, उसका मार्किंग कीजिए। प्रॉपर मार्किंग लेआउट हो जाने के बाद आप उसके पहले, सबसे पहले एक छोटा सा स्टार्टर डालना है। स्टार्टर क्या चीज होता है? किसी भी स्ट्रक्चर का एक छोटा सा, एटलीस्ट उसका 50 mm तक की उसका हाइट होता है, और वो छोटा सा एक स्टार्टर। लेकिन स्टार्टर डालते वक्त ध्यान रखिएगा, जो कंक्रीट, जो जिस ग्रेड का कंक्रीट आप पूरे वॉल में या पूरे कॉलम में डाल रहे हैं, वही ग्रेड का कंक्रीट आपको उस स्टार्टर में भी डालना है। और स्टार्टर में बीच में एक छोटा सा एक चैम्बर बना देना है, हॉलो चैम्बर बनाना है, ताकि जिसके अंदर आपको लॉकिंग के लिए प्रोविजन हो। दूसरा है कंप्लीट द वर्क विद इन टाइम लिमिट। आपको जो भी काम करना है वो एक टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है, और उसमें टॉलरेंस लिमिट कितना है आपको पता होना चाहिए। हमें कोई भी स्ट्रक्चर के लिए 2 mm से ज्यादा टॉलरेंस मिलता नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं, अगर 2 mm टिल्ट होता है तो उतना ये है टॉलरेंस मिलता है। अगर 2 mm से ज्यादा ये आपका ये है टिल्ट हो गया है, तो वो जितना स्ट्रेंथ हमें वो कॉलम को लेना था या उस वॉल को लेना था, उतना वो नहीं ले पाएगा। जब भी आप इसके लिए, आप घर में भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को टिल्ट करके रखिए, वो आपको उतना वेट नहीं ले पाएगा जितना बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर कोई चीज रहता है उतना वेट ले पाता है। दूसरा है क्या, तीसरा क्या है आपका, राइट जॉब के लिए राइट टूल्स इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको छेनी की जरूरत है, चिजल की जरूरत है, मोटिस चिजल की जरूरत है, आप मोटिस चिजल यूज कीजिए, फॉर्मर चिजल इस्तेमाल मत कीजिए। प्लम बॉब की जगह प्लम बॉब इस्तेमाल कीजिए। आप नॉर्मल में एक पत्थर बांध के झुलाने से नहीं होगा वो चीजें। ये कुछ चीजों का ध्यान है। यूज सेफ्टी गैजेट्स। सेफ्टी गैजेट्स मतलब पीपी, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये हम लोग बीच बाद में आएंगे, पीपी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सेफ्टी गैजेट्स के बारे में, सेफ्टी गैजेट्स आपको इस्तेमाल करना है, चाहे वो हेलमेट हो, पूरा प्रॉपर पीपीई हो, आपके हैंड ग्लव्स वगैरह है, ये सब चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब आता है जॉब रिलेटेड नॉलेज। जॉब, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको ड्राइंग देखना आना चाहिए, ड्राइंग के बारे में वो होना चाहिए। जब आप ड्राइंग पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको वो जो शटरिंग है या वो कॉलम है वो उसको कहाँ लगाना है। नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स, आपको उसके ऊपर कौन से कंपोनेंट, कौन से मटेरियल्स लगाने हैं। कहीं पर आपको जैक हैमर लगाना पड़ रहा है, कहीं कुछ, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको असेंबल किस तरह से करना है और उसको खोलना कैसे है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना है। शटरिंग ऑयल
किस ग्रेड का होना चाहिए उसको, और आपको कितना कैलकुलेशन, कितना मैन पावर लगेगा, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें होना, इसके पता होना चाहिए। अभी आते हैं कॉलम। कॉलम के बारे में हम लोग बार बार कह रहे हैं। कॉलम, कॉलम होता क्या है? एक स्ट्रक्चर है किसका, जिसका लेंथ कुछ भी जो भी लेंथ है, XYZ लेंथ होता है, ब्रेथ 300 400 नॉर्मल इससे होता है, और हाइट डिपेंड कर रहा है आपका जो वॉल है, आपका जो कॉलम का हाइट कितना है वो आपको उसमें डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अभी आप इसमें देखिए, इसमें आपको शटरिंग करना है। शटरिंग करने के लिए क्या है, आपका जो कॉलम का साइज है, कॉलम का साइज है, कॉलम के साइज से आपका शटरिंग हमेशा ऐड करना पड़ेगा। कितना? जितना शटरिंग का ये थिकनेस है, शटरिंग का थिकनेस हमें हमेशा ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें क्या है, आप इसमें प्रॉप जैक लगा रहे हैं, ये आपके मटेरियल्स के बारे में आ रहा है। अब आते हैं इरेक्शन। जब आपका सब कुछ हो जाता है, ये सब कुछ कंप्लीट होता है, तो आपको इरेक्शन करना है। इरेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको पूरी तरह से शटरिंग ऑयल देख लेना है, चेक करना है। आपको कॉलम के ऊपर जब आप शटरिंग लाएंगे, पहले वन साइड एल शेप में आपको करना है। आप जैसे इसमें देखें एल शेप, एल शेप में आपको इसको शटरिंग को लगाना है। पहले इस कॉलम को लगाएं तो सेकंड वाले इसको लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, फिर इसको बंद करेंगे, और इसके बाद आपका ये आएगा आपको जो चैनल्स हैं, वेजेस है, आर्म्स है, और प्रॉफिट है, ये सब चीजों को धीरे धीरे आपको उसको पूरी तरह सेटल करना है। और आपको यहां से लेके एक प्लम बम झुलाना है दोनों तरफ, ताकि आप उसको, आप प्लम बम कहां से चेक करेंगे, सिर्फ राइट एंगल से, मतलब एक इस साइड से लेना है तो दूसरा एल शेप में आपको लेवल चेक करना है। उसके बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से चेक सपोर्ट्स देंगे। प्रॉप्स को जो आप लगाएंगे, सपोर्ट देने के लिए प्रॉप्स जो लगाएंगे वो आपको 45 डिग्री से ज्यादा, ये देखिए, ये आपका 45 डिग्री होना जरूरी है, 45 डिग्री। और नीचे से जो आपको जैक लगाया हुआ है वो भी वो डिपेंड, मेन आपका ये वाला जैक, इस जैक को आपको नहीं, मेन ये 45 डिग्री पे जैक होना जरूरी है। अगर इसको भी आप 45 डिग्री पे लगा सकते हैं वेल एंड गुड, तो कि वो आपका स्ट्रेंथ ज्यादा लेगा। उसके बाद क्या, क्लैंप्स कीजिए, क्लैंप्स लगाइए, स्टोरेज रॉड लगाइए। उसके बाद कपल्स जब आप उसको लगा रहे हैं, लगाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसके कहीं पर गैप्स तो नहीं है। अगर गैप आ रहा है तो आप उसको किससे भरना है, फोम से, फोम से भर दीजिए। और पूरी तरह से एयर टाइट कंप्लीट, पूरी तरह से उसको टाइट करने के बाद, जिसके हम एयर टाइट करते हैं ताकि वहां से एयर भी बाहर ना निकले। जब कॉन्क्रीट डालेंगे तब तो कॉन्क्रीट बाहर आ ही नहीं सकते, एयर टाइट करके उसको भर रहे हैं। अब जब शटरिंग आपका कंप्लीट होता है, आपको लेवल मार्क करना है। लेवल मार्क करना है कि इस लेवल से नीचे हमारा कॉन्क्रीट रहेगा, जो कॉन्क्रीट का लेवल टॉप लेवल है उससे आप कम से कम 10 mm, 15 mm, 20 mm, कोई भी एक रेफरेंस से आप उसको मार्किंग कर दीजिए, ताकि जब आपका कॉन्क्रीट कंप्लीट, जो मेसन जो उसको कॉन्क्रीटिंग करेगा, वो उससे 10 mm आपने ऊपर किया तो उससे 10 mm नीचे करके चेक कर लेगा कि हाँ जी हमने ये कंप्लीट किया है। अब ये देखिए, इसमें क्या है, हम लोगों ने शटरिंग को लगाया है, इसमें अलग अलग जगह पर हमने प्रॉप्स को यूज किया है। लगाने का तरीका, पहले आप जो आप शटरिंग को लेके आए उसको मेजर कीजिए, उसको रखिए। कभी भी आप शटरिंग को जमीन पे नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर को दूर रखना है। आप इसको किसी के ऊपर, वेलर्स के ऊपर आप उसको रखिए। उसके बाद प्रॉपर तरीके से शटरिंग ऑयल यूज कीजिए। शटरिंग ऑयल लगा देने के बाद उसको सबसे पहले एक ये जो हम नीचे देख रहे हैं इसी को कहते हैं स्टार्टर। ये जो दिखाई दे रहा है ये है स्टार्टर। पहले हम लोग स्टार्टर डालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टर डालेंगे। उसके बाद प्रॉप्स डालेंगे, वेलर्स को लगाएंगे। एक बार एक तरफ का खड़ा हो जाए पूरी तरीके से, उसको आप प्लम से चेक करेंगे। प्लम चेक करने के बाद फिर आप इसको सेकंड एल पोर्शन, पहले इधर का एल पोर्शन लगा के फिर आप इसको क्लोज करेंगे। टाई रॉड्स,
की प्लेट्स, एंकर बोल्ट्स, ये सब विंग नट्स, ये सब लग जाने के, ये सब आपको फिक्स करना है। लगने के बाद आप इसमें देखिए स्कैफोल्डिंग भी, अब आदमी खड़ा हुए कहाँ काम करेगा, वो उसके प्लेटफॉर्म चाहिए। आप इसी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म फिक्स कर रहे हैं, जिसके लिए आप इसने यहाँ पर ऑलरेडी क्लैंप्स दिए हुए हैं। क्लैंप्स में आप इसको प्लेटफॉर्म के लिए भी स्कैफोल्डिंग के ब्रैकेट्स लगाइए और उसको यूज कीजिए। जब ये अब एक मिनट, स्कैफोल्डिंग, ये स्कैफोल्डिंग में क्या है, ये स्कैफोल्डिंग में आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना है ताकि वहां पर खड़े होके जो भी आपका मेसन है वो उस कॉलम को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से भर सके। अब आता है, ये हो गया असेंबल। अब असेंबल करने के लिए असेंबल हो गया। अब आता है, जैसे असेंबल हो जाता है आप उस एरिया को कवर करें, बैरिकेड कर देंगे कि हाँ हमारा शटरिंग कंप्लीट हो गया है। आपने प्लम चेक कर लिया, आपने टॉप लेवल मार्क कर लिया, आपने जितने भी होल्स थे, जहां जो भी गैप्स थे उसको फोम से फिलिंग कर लिया, पूरी तरीके से आपका शटरिंग ऑयल लग गया, आपका गैप हर जगह पर प्रॉपर मेंटेन किया हुआ, जितने का गैप दिया हुआ गैप होना चाहिए कि वो प्रॉपर है। आपने गैप्स को मेंटेन करने के जो स्पेसर है वो अपने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। जब आपका शटरिंग कंप्लीट हो गया है तो आप उस एरिया को कवर कर दीजिए, मतलब बैरिकेड कर दीजिए, ताकि वहां पर कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो। और उसको फिर आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो उसको कॉन्क्रीटिंग कर सके। कॉन्क्रीटिंग करने के लिए भी आपने यहाँ पर लैडर लगा देना है। लैडर लगाने के बाद सीढ़ी लगा के, ताकि वो जो बेसन है आपका ऊपर चढ़ के आप इसको कॉन्क्रीटिंग कर सके। कॉन्क्रीटिंग हो जाने के बाद जब तो आप उसको 24 आवर्स के बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है वेदर कंडीशन के ऊपर। वेदर कंडीशन अगर ठंड ज्यादा है तो आपको 24 आवर्स में भी वो सूखेगा नहीं, वो और ज्यादा टाइम लेगा। गर्मियों के दिनों में है आप उसको 24 आवर्स के बाद खोल सकते हैं। जब आपको खोलने से पहले आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको सबसे पहले जिस तरीके से हमने नीचे से असेंबल किया है, ओपन करते वक्त ऊपर से हमें डिसमेंटल करते हुए आना है। नीचे से नहीं, ऊपर से डिसमेंटल करना है। सबसे पहले हम लोग क्या डिसमेंटल करेंगे, स्कैफोल्डिंग का जो ब्रैकेट्स लगा है इसको, स्कैफोल्डिंग के ब्रैकेट्स को डिसमेंटल करेंगे। फिर एक साइड का प्रॉप्स लूज करेंगे, ओपन करेंगे, पूरे नहीं करेंगे, एक साइड का ओपन करेंगे। उसके बाद बैलर्स, उसके बाद नट्स। अब देखिए एंकर प्लेट्स को रिमूव कर रहे हैं, टाई रॉड्स को रिमूव कर रहे हैं। अब ये रिमूव कॉलम शटर, एक तरफ का शटर इस बार, बाकी तरफ का बिल्कुल लगा हुआ है, हम उसको छेड़ नहीं रहे, सिर्फ एक साइड का हम पहले रिमूव करेंगे। जब हमारा एक साइड रिमूव हो जाता है, हम उसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसको भी प्रॉपर जो रिमूव किया हुआ जो शटरिंग है उसको भी हम प्रॉपर एक तरफ रखेंगे ताकि वो बाद में इस्तेमाल हो सके। फिर आप रिमूव द अदर साइड ऑफ कॉलम, कॉलम के अदर दूसरे तरफ का जो है उसको भी हम रिमूव करेंगे। शेयर कर रहा हूं ना, एक मिनट सर, एक मिनट। आया सर? सर आ गया? इसको दोबारा करना है क्या सर? हाँ, ये क्या शटरिंग का जो है आपका ये लेवल 4 के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपके जो अभी दोबारा हम लोग कर रहे हैं, ये क्या नॉसेस है आपके वुडन ऑफ बेकिंग, आपका वुडन शटरिंग कैसे करना है, असेंबल करना है, डिसमेंटल करना है, कैरी ऑफ क्वालिटी चेक करना है, वर्क इफेक्शन किस तरह टीम में काम करना है, प्लान करना है, और आपको सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट का ध्यान रखना है। ये आपके 6 नॉसेस हैं। ये 6 नॉसेस के ऊपर ही हमने लेवल 4 आपका जो ये है उसको करना है। अब इसमें आपको देखिए पहले भी बना हुआ है, CON का मतलब हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस, कीवर्ड्स क्या है। CON का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन, TBD मतलब टू बी इन्फॉर्म, NSQF मतलब है नेशनल सेफ्टी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NOS का मतलब है
नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, ओएस का मतलब है ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, एनएसडीसी का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्यूपी क्वालिफिकेशन बैर, पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल, आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पीसी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्रेडाई क्रेडेंशियल रियल स्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टीपी ट्रेनिंग पार्टनर, टीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और टीसी ट्रेनिंग सेंटर। ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रहना जरूरी है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। वुडन शटरिंग क्या यूजेस कहाँ का होता है, किस तरह के वुडन शटरिंग पहले किसे कहते हैं, फॉर्मवर्क किसे कहते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को हम मन चाह शेप देने के लिए हम उसको फॉर्मवर्क करते हैं। कन्वेंशनल आपका शटरिंग दो तरह का होता है, एक है ट्रेडिशनल और एक है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आपके नए मॉडल्स जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सबको यूज कर रहा है, और ट्रेडिशनल में आपका वुड, प्लाईवुड या फिर लकड़ी, टिम्बर्स, ये सब चीजें आपको कमर्शियल इसमें आएगा, ट्रेडिशनल में आएगा। यूज क्या क्या हो रहा है, फॉर्मवर्क में यूज हो रहा है स्टील और वुडन, दो तरह की चीजें फॉर्मवर्क है। स्टील में क्या होता है, स्टील शीट्स यूज हो रहा है, एंगल्स आयरन यूज हो रहा है, टी आयरन, ये सब यूज हो रहा है। वुडन फ्रेमवर्क क्या, प्रॉप्स, प्लैंक, लेजर्स और शीटिंग, ये सब चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी के शटरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें अभी तक डिस्कस किया था। ये है स्टील शटरिंग, लकड़ी के शटरिंग के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, और स्टील के शटरिंग के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, ये चीजें हमें अभी देखेंगे। उसके साथ साथ अभी जो मॉडर्न चीजें चल रहा है वो है एल्यूमिनियम चल रहा है, एल्यूमिनियम शटरिंग्स भी यूज हो रहा है मार्केट में, और प्लास्टिक फॉर्मवर्क भी यूज हो रहा है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सबका करीबन करीबन एक ही है, किस तरीके से, चाहे स्टील हो चाहे, आपको पहले सबसे पहले उसके फॉर्मवर्क करना है। फॉर्मवर्क में आपको सबसे पहले टूल्स प्लानिंग करना पड़ेगा, सबका कोई भी इसको कीजिए उसके लिए प्लानिंग आपको बहुत जरूरी है। प्लानिंग किस लिए करना है, क्योंकि आपको टूल्स, सबसे पहले टूल्स और टैकल्स इसलिए कहता है, टूल्स और इक्विपमेंट्स या टूल्स और टैकल्स हमें पहले इकट्ठा करना है, क्या क्या चीजें हमें यूज करना है। इस टूल्स में भी दो तरह का टूल्स होता है, एक है हैंड टूल्स और एक पावर टूल्स। हैंड टूल्स को होता है जो हाथ से चलने वाले औजार हैं, जो औजारों को हम लोग हाथ से चलाते हैं उसे कहते हैं हैंड टूल्स, जिसमें आएगा क्लॉ हैमर, टेनर सॉ, वुडन मार्किंग गेज, स्क्रू जैक, बेंच वाइस, राउंड फाइल, ट्रायंगल फाइल, चीजल्स, ऑगर्स, ये सब चीजें क्या है आपका हैंड टूल्स है, इसको हम लोग क्या करें हाथ से चला रहे हैं। फिर आएगा पावर टूल्स, पावर मतलब जो बिजली से चलता है, बिजली से चलने वाले टूल्स को हम लोग कहते हैं पावर टूल्स। जैसे आएगा हैंड हेल्ड सिजल, आपका ड्रिल मशीन, प्लेनिंग मशीन, आपका कटिंग मशीन, ये सब चीजें क्या है पावर से चलता है, बिजली से चलता है, मोटर लगा होता है, ये आपको कटिंग करता है, मतलब जो आपका बिजली से चलता है वो उसको कहते हैं पावर टूल्स। ये दो तरह का टूल्स है। अब आता है कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल मतलब क्या है, जो चीज खत्म हो जाता है, यूज करते करते वो खत्म हो सकता है। जैसे मास्किंग टेप, आप जब भी यूज कर रहे हैं, शटरिंग में ज्यादातर हम लोग कई बार मास्किंग टेप यूज करते हैं, लाइलॉन थ्रेड, सूता, जिसे हम लोग सूता कहते हैं, लाइलॉन थ्रेड, नेल्स, कीले, चौक, उसके बाद पेंसिल, ये सब चीजें क्या है आपके कंज्यूमेबल्स में आते हैं। फिर आएगा लेवलिंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेवलिंग क्या होता है, आपका लेवल चेक करने के लिए, और मेजरिंग नापने के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लेवलिंग और मेजरिंग इस्तेमाल। लेवलिंग में क्या करते हैं, स्प्रेड लेवल हो गया आपका, और आपका प्लम बॉब हो गया, साउल, दूसरा आपका वाटर लेवल, दोनों तरफ को वाटर लेवल चेक कर रहे हैं, ये सब चीजें आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। आपका मेजरिंग टूल्स में क्या आएगा, आपका मेजरिंग टेप, स्टील टेप। टेप्स भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है स्टील टेप इस्तेमाल करते हैं। स्टील टेप इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये परफेक्ट होता है। आप कभी भी कंस्ट्रक्शन में स्पेशली, चाहे मेसनरी हो, चाहे वो शटरिंग कारपेंट्री हो, चाहे वो बार बेंडिंग हो, यहाँ पर आप लाइलॉन टेप या फिर आपका कपड़े का लकड़ी कॉटन टेप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ स्टील टेप ही इस्तेमाल कीजिए। फिर आता है आपका ट्राई स्क्वायर, गुनिया।
जिसे हम कहते हैं गुनिया, गुनिया को इस्तेमाल, ये आपका मेजरिंग टूल्स हो गए। क्लियर है सर? अब आता है असेंबल, किस तरीके से हम असेंबल करेंगे, एक शटरिंग को खड़ा करेंगे और उसको डिसमेंटल मतलब खोलेंगे। इसके बारे में देखते हैं, सीधा इसमें ही चलते हैं। असेंबल कैसे करना है, ये आपको एक शटरिंग, आपको इस तरीके से शटरिंग बनाना है। आपके लिए पहले क्या करना है, असेंबल करना है, मतलब उसको खड़ा कैसे करना है। खड़ा करने का सबसे पहला तरीका क्या है, पहले कॉलम का साइज पहले चेक कीजिए। सबसे पहले आप ड्राइंग देखिए, ड्राइंग में किस तरीके का शटरिंग दिया हुआ है, आप उसी तरीके का शटरिंग को लेके आइए। लाने के बाद शटरिंग को जमीन पे नहीं रखना है, उसको किसी भी प्लैंक वेलर्स के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर आप शटरिंग को रखिए। उसका साइज प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, कहीं कोई डिफॉल्ट है उसको रेक्टिफाई कीजिए। उसके बाद आप उस पे ऑयल, शटरिंग ऑयल, पूरी तरह से शटरिंग ऑयल उसको ऊपर दीजिए ताकि उसको चिपके। शटरिंग ऑयल किस लिए देते हैं नॉर्मल में, शटरिंग ऑयल देने का मतलब यह है कि आपका जो आप जब उसको डिसमेंटल करेंगे तो वो बिल्कुल आराम से वो खुल जाए। अगर शटरिंग ऑयल आप नहीं देंगे तो क्या होगा, वो कंक्रीट के साथ चिपक जाएगा और फिर आपको खोलने में दिक्कत होगी, आपका शटरिंग बर्बाद हो जाएगा। इसलिए, और या फिर हनी कॉम्स निकलेंगे, हनी कॉम्स आने के मतलब है फिर भी आपको शटरिंग में एक पूरे वक्त खड्डे दिखाई देंगे। तो इसलिए हम लोग शटरिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शटरिंग ऑयल के वक्त के अलावा आप ब्लैक ऑयल वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो भी है दूसरा जो केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ब्लैक ऑयल हो चाहे वो कोई दूसरा कोई ऑयल हो, ये क्या है, सीमेंट के साथ जाकर रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने से जो आपका सरफेस है वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ जाता है। शटरिंग ऑयल ऑलरेडी इसी पर्पस के लिए बना हुआ है कि वो सीमेंट के साथ जाकर रिएक्शन नहीं करता है, वो सीमेंट के साथ फ्रेंडली ऑयल है जो सीमेंट को का जो स्ट्रेंथ है वो उसको खराब नहीं करता है। इसलिए हम लोग उसमें शटरिंग ऑयल डालते हैं। चलिए, अब शटरिंग ऑयल डालने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, जो स्टार्टर हमने डाला हुआ था पहले, उस स्टार्टर में एक तरफ, सिर्फ एक तरफ आप इसको असेंबल करेंगे। सिटी प्रॉप लगाइए, पहले आपने इसे खड़ा किया, उसके बाद वेलर लगाइए, वेलर लगाने के बाद आप सिटी प्रॉप लगाइए। प्रॉप लगाने के बाद आप उसका लेवल चेक कीजिए। लेवल चेक करने का मतलब है आप उसको प्लम चेक कीजिए। प्लम चेक हो गया, उसके बाद जब आपका प्लम चेक हो गया तो आपको दूसरी तरफ लगाना है। ये आपका एल शेप में लगाना है, इधर का भी एल शेप होने के बाद एल शेप में लगाते हुए आपको करना है। सामने सामने का जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको सामने, नहीं, इसमें पहले एल शेप हो चुका है। एल शेप करने के बाद फिर उसने इसको लगाया। लगाने के जब ये लग जाता है, आपके इधर के भी वेलर सारे फिक्स हो गए, तब आपको लास्ट वेलर फिक्स करना है। और इसमें टाई रॉड, जब लास्ट वेलर लग जाता है तो आपको टाई रॉड के एंकर प्लेट और टाई बोल्ट रॉड से विंग नट्स लगा के उसको पूरी तरह से फिक्स करना है और उसका प्लम चेक करना है। जैसे आपका प्लम चेक हो गया, आपका स्पेसर, जो आपका स्पेसर्स है वो आपने चेक कर लिया कि स्पेसर्स और ये सब प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है। लगा, देखिए आप इसमें आप खुद देख रहे हैं, वेलर्स लगा रहे हैं, पूरी तरीके से लगाने के बाद प्लम चेक किया। प्लम चेक करने के बाद आपका ये पूरी तरह से लग गया। लगने के बाद आप लास्ट में स्कैफोल्डिंग ब्रैकेट्स लगाइए। स्कैफोल्डिंग ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर खड़े होके, ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका मेसन खड़ा होके इसको भर सकता है, इसको फिलिंग करना है। जब ये लग जाएगा तो आपको सबसे पहले ऊपर टॉप लेवल, कंक्रीट का टॉप लेवल मार्क करना है, ताकि उस कंक्रीट का टॉप लेवल मार्क करने से क्या है, आपका वहीं तक, उसी लेवल तक ही कंक्रीट भरा जाएगा। और ये जो कंक्रीट का टॉप लेवल मार्क कर रहे हैं वो कंक्रीट के टॉप लेवल से 10 mm 15 mm आप ऊपर रखिए, ताकि जब भी आप मेजर करेंगे ऊपर से, आपका बेसन जब मेजर करेगा, अगर आपने 10 mm ऊपर किया है तो 10 mm वो नीचे करके कंक्रीट का टॉप लेवल फिनिश करेगा। क्लियर सर? ये आपका स्कैफोल्डिंग पाइप लगने के बाद अब इसमें बीच में हैंडल्स लगाएंगे और यहीं पर आपको उसको एंकरिंग करने के लिए जो सेफ्टी हार्नेस यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर इसको हुक करने के लिए भी उसको जगह मिल जाएगा। तो ये था आपका असेंबल करने के बाद आप उस एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड कर दीजिए। बैरिकेड मतलब वहां पर अनऑथराइज एंट्री
अलाउड नहीं है, कोई भी बाहर का आदमी वहां पर अलाउड नहीं आ सकता है। तो उसके आप अपने सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म कीजिए कि सर हमारा शटरिंग रेडी है उसके कॉन्क्रीटिंग के लिए। कॉन्क्रीटिंग के वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा एक कारपेंटर आपका वहां पर स्टैंड बाय खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जब वाइब्रेटर यूज करते हैं तो शटरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता, तो इसी इमीडिएटली उसको प्रॉप्स को टाइट करके उसको लेवल में लेके आना है। ये केस होता है, तो इसके लिए हमें हमेशा शटरिंग करते वक्त एक कारपेंटर को, एक या दो कारपेंटर को स्टैंड बाय खड़ा करने के रखना चाहिए। ये है हमारा असेंबल। असेंबल हो गया, आपका कॉन्क्रीटिंग फिलिंग हो गया। अब इसको टिप खोलना है, डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल करने का तरीका क्या है? डिसमेंटल करने से पहले आपको ये देखना है कि कॉन्क्रीट पूरी तरह से सूखा या नहीं, पहले ये चेक करना है। अगर गर्मी के दिन है तो 24 आवर्स के अंदर वो सूख जाएगा। अगर नहीं सूखा, सर्दियों का टाइम है, बरसात का टाइम, अगर वो नहीं सूखा तो आपको वेट करना पड़ेगा कि उसका सेटिंग टाइम का आपको कैसे पता लगेगा कि अगर गर्मी सर्दियों का मौसम है तो हो सकता है वो 36 आवर्स ले ले, ज्यादा भी। जम्मू कश्मीर वगैरह में हो तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता है, तब हम उसके लिए अलग केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं, हार्डनर इस्तेमाल करते हैं। तो हार्डनर इस्तेमाल तो जल्दी वो सेट हो सकता है, अदरवाइज वो सेट ही नहीं हो पाएगा। तो हम उसको सेट पूरी तरह सेट हो जाने के बाद जब हम ओपन करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, तो हमने देखिए असेंबलिंग में क्या किया, नीचे से ऊपर गए, और डिसमेंटलिंग के वक्त ऊपर से नीचे आएंगे। ये चीज ध्यान रखना है, हम डिसमेंटलिंग वक्त ऊपर से नीचे आएंगे। ऊपर मतलब पहले इस स्कैफोल्डिंग को खोलेंगे, इसके जो रेलिंग्स है इसको पहले ओपन करेंगे, फिर इस प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, फिर ऊपर वाले वेलर्स को निकालेंगे, प्रॉप्स को लूज करेंगे, वेलर्स को निकालेंगे, टाई नट्स निकालेंगे ऊपर के, फिर नीचे वाले को। आप देख रहे हैं पहले ऊपर वाले को निकाला गया है, उसके बाद नीचे वाले को सपोर्ट्स को रिमूव करें, एक तरफ का वन साइडेड इसको ओपन करना है। अब जब ये हो गया तब देखें उसके एंकर बोल्ट्स, टाई रॉड्स इसको रिमूव कर रहे हैं। अब जब ये रिमूव हो जाएगा तो फिर आपका ये जो शटरिंग है, जो आपका शटरिंग प्लेट्स है, उसको आपको इधर उधर नहीं रखना है, आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पर, क्योंकि ये आपको दोबारा यूज करना है, इसीलिए इसको इधर उधर डिसमेंटल करके फेंकना नहीं है। ये चीज ज्यादातर देखा जाता है कि हमारा जो भी कारपेंटर है वो डिसमेंटल करते वक्त इसको खोल के इधर उधर फेंकता है। नहीं, ये चीज का सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू आता है। इसके लिए हम इसको प्रॉपर तरीके से एक अलग जगह पर, जहां भी इसका स्टैकिंग के लिए बनाया हुआ है, वहां पर इसको स्टैक करना है। फिर इसके अलग अलग दूसरे साइड्स को भी हम लोग रिमूव करेंगे और पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। जो उसके वेरियस पार्ट्स क्या क्या है, जब आपका पूरा तरीके से रिमूव हो जाए तो आपका डिसमेंटल हो गया, और आप उसको हाउस कीपिंग करेंगे। हाउस कीपिंग मतलब उस एरिया को साफ सुथरा कर देंगे, झाड़ू लगाना या करना, जो भी करके उस एरिया को क्लीन करके आप वहां से कोई भी आपका शटरिंग मटेरियल्स वहां पर नहीं पड़ा होना चाहिए, आप उसको क्लियर करके जाइए। एक आपका पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स हैं आपके जिसमें आपके वायलर्स है, ये जो अगर सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम को करने का तरीका क्या है, ये आपका इनर वॉल्स आ गया, और आपके वेलर्स इसी तरीके से आपको लगाने पड़ेंगे। ये आपका कॉलम से ब्रेसिंग है, आप देखें आपका स्पेसिंग पूरी तरीके से दिया हुआ है। आपके ये जो प्रॉप्स है, ये जो सपोर्ट्स है, ये 45 डिग्री पे होना जरूरी है, क्योंकि 45 डिग्री पे ज्यादा से ज्यादा लोड दिया जा सकता है, टॉलरेंस। और दूसरा है आपका, जब भी आप शटरिंग को देखेंगे, आपका टॉलरेंस लिमिट आपको याद होना चाहिए। टॉलरेंस लिमिट कितना होता है? सिर्फ 2 mm। किसी भी शटरिंग का टॉलरेंस लिमिट सिर्फ 2 mm होता है। अगर 2 mm से ज्यादा चला गया तो क्या वो शटरिंग आपको, जब आप शटरिंग को ओपन करेंगे तो वो 5 mm 6 mm तक जा सकता है। शटरिंग का टॉलरेंस लिमिट सिर्फ 2 mm है। 2 mm के अंदर ही आपको कंप्लीट ये करना है, शटरिंग को क्लियर करना है। ये बीम का शटरिंग आपको इस तरह से लगाना है, जैसे आपने बीम्स को लगाया है, आपको सपोर्ट्स देना है प्रॉपर तरीके से, और आपको
आगे ये इस तरह से बीम का सब नीचे से कॉलम्स देके आपने बीम को खड़ा करना है और बीम्स का शटरिंग लगाना है। ये आपके स्टेयर्स के शटरिंग्स आ गए। स्टेयर के शटरिंग को के लिए आपको पहले स्टेयर्स आ जाएंगे, इसके ऊपर आपका कंक्रीट आपका रिइंफोर्समेंट आएगा। रिइंफोर्समेंट में उसके बाद आप इसके फिर आपको क्लोज करना है और आप इसमें कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये आपका स्लैब का शटरिंग है, आपको कॉलम्स देने हैं, उसके बाद बीम्स देना है और उसके ऊपर आपको प्लेट्स इस्तेमाल करना है। स्लोप, अब आइए क्या सोल प्लेट। सोल प्लेट्स क्या चीज है? सोल प्लेट्स शटरिंग में क्या है आप देख रहे हैं, यहां पर भी आपको सोल प्लेट्स दिया है। सोल प्लेट्स क्या करता है, आपका जो आपका लोड है, लोड को एक काफी एरिया में फैला देता है। ये शटरिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी आप स्लैब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपका पिन पॉइंट लोड नहीं पड़ना चाहिए। पिन पॉइंट लोड से क्या है, आपका वो धस सकता है या नीचे जा सकता है, इसलिए हम उसको सोल प्लेट इस्तेमाल करते हैं। लेजर्स, आपका ब्रेसिंग्स, ये सब हमें हॉरिजॉन्टल्स, ये सब चीजें हमें इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए डिसमेंटलिंग में आपको दूसरा, अगर कहीं पे आपको हनीकॉम्स, ये दिखाई दे रहा है हनीकॉम्स आए हुए हैं, हनीकॉम्स अगर आता है तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो सबसे पहले फोर्स नहीं करना। किसी भी शटरिंग को ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना, फोर्स करेंगे तो क्या होगा, शटरिंग टूट जाएगा। हनीकॉम आता है तो आपको इसकी इमीडिएटली आप उसको उसी ग्रेड से, आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट से आपको उसको रिपेयर करना है। क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक आपको क्या क्या करना है शटरिंग का। शटरिंग का क्वालिटी चेक में आपको आएगा, सबसे पहले क्या आएगा कि वो जो भी है आप शटरिंग का जो साइज है, जो आपका कॉलम का साइज है या आपका बीम का साइज है, आपके उसी साइज का शटरिंग लगा हुआ है। क्योंकि आपका शटरिंग जो है, आपको कॉलम का जो एक्चुअल साइज है प्लस कॉलम शटरिंग का थिकनेस, ये आपको ऐड करके शटरिंग को कटिंग करना है। और उसके बाद आपको इनर जो आपका जो मॉड्यूल मिलेगा, वो जो इनर जो स्पेस आएगा वो आपका एज पर कॉलम का रिक्वायरमेंट रहेगा। चेक द कॉलम, चेकिंग ऑफ कॉलम और स्लैब, क्या कॉलम और स्लैब को आपको चेक करना है। क्वालिटी ऑफ, उसके बाद कैरी आउट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में आपको क्या क्या देखना है, एक स्ट्रॉन्ग एनफ। उसके बाद आपको सब कुछ करने से पहले आपको एक क्वालिटी चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट किस लिए, कि कई बार हो सकता है कि हमें काम करते करते कुछ चीज बाय मिस्टेक मिस हो जाता है, तो हम इस मिस को ना हो तो इसलिए हम लोग एक क्वालिटी चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट में क्या क्या रहता है, सबसे पहले क्या आपने जो शटरिंग मटेरियल्स यूज किया है वो स्ट्रॉन्ग एनफ है। दूसरा है, आपने जो प्रॉपर जो प्रॉप्स इस्तेमाल किया है वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, कहीं कोई लूज तो नहीं है, सारे टाइट्स है। वर्टिकलिटी है, वो वर्टिकलिटी आपने चेक किया है, प्रॉपर वर्टिकलिटी है या नहीं है। जॉइंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप किया हुआ है, कहीं से वो सीमेंट कहीं वो बाहर तो निकल जाएगा। उसका जो आपका टॉप लेवल है वो मार्क किया हुआ है कि नहीं, उसका जो एज लाइट एज पॉसिबल एंड सो सेट द फिल्म, जो आपका जो बैलर्स है, बैलर्स हो गया, ये प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं है। आपका जो रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में गैप जो है वो बराबर मेंटेन किया हुआ है कि नहीं, ये सब चीजों का आपको एक चेकलिस्ट बनाना है। और रॉड्स जो आप साथ में, इसमें एक और चीज है, क्या जो आपका रिइंफोर्समेंट है उसके सब जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से, क्या वो सब के सब टाइट किए हुए हैं कि नहीं है, ये सब चीजें आपको चेक करना है। इसके लिए आपको एक चेकलिस्ट बना के रखना पड़ेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी उसकी जरूरत, कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई मिस ना हो, इसलिए हम लोग एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। क्लियर सर, ये है शटरिंग का इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग। अब आते हैं टीम वर्क, कोई डाउट है इसमें सर? चलिए अब आते हैं टीम वर्क। टीम होता क्या चीज है, सबसे पहले समझते हैं टीम क्या चीज है। टीम और ग्रुप में फर्क क्या है। टीम क्या है, जिसमें जो भी टीम मेंबर्स है वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देता है, किसमें, उस
टारगेट को हासिल करने के लिए, अपना पूरा एफर्ट लगाता है उस टारगेट को हासिल करने के लिए, उसको कहते हैं टीम। और ग्रुप में फर्क क्या है, ग्रुप में अगर कोई अपना एफर्ट नहीं भी लगा रहा है तो भी हम उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो ग्रुप वर्क हो गया। क्लियर हुआ सर? टीम वर्क और ग्रुप वर्क में, ग्रुप वर्क क्या है, एक पूरा ग्रुप है, उसमें कोई अगर अपना एफर्ट नहीं भी लगा रहा है तो भी चल जाएगा ग्रुप में। लेकिन टीम में पूरी की पूरी टीम, जो भी कितने लोगों का टीम है, वो पूरी की पूरी अपना पूरे लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं उस टारगेट को, उस आपके चीज को अचीव करने के लिए, उस आपके गोल को अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट लगाते हैं, उसे कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क में क्या है आपका, सबसे पहले है टाइम लिमिट। कितने टीम होता है, हमेशा 2 लोगों से ज्यादा लोग, एक आदमी की टीम नहीं बनता, टीम बनता है मिनिमम 2 एंड अबव। ग्रुप में भी वही होता है, ग्रुप में आप कितने भी लोग आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रुप और टीम में मैंने फर्क बताया कि क्या फर्क है। टीम में सबसे पहला चीज हैंड ओवर द रिक्वायर्ड मटेरियल। सबसे पहले क्या, आपको अपने को वर्कर्स को पूरी, जो दूसरा जो वर्कर्स है उसको पूरा सपोर्ट करना है। किसके, आपके टूल्स टैकल्स बराबर हो या नहीं, आपको चेक करना है, इक्विपमेंट्स बराबर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, टाइम फ्रेम जिस टाइम पे आपको दिया गया है इस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है, उस टाइम को आपको अपने दूसरे जो वर्कर्स हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज मैनर में एक सिस्टमिक तरीके से आप उसके साथ काम कर रहे हैं, काम करना, इसको कहते हैं टीम वर्क, जिसका रिजल्ट आता है अच्छा आता है। लेकिन ग्रुप में क्या है, अगर किसी में ग्रुप में कई बार क्या होता है कि नॉर्मल में जहां पर हम लोग देखते हैं ग्रुप में काम हो रहा है, वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है कि हाँ अगर 1 महीने में एक दिन में ये काम करो, पता लगा 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो ये चीजें फर्क आता है टीम वर्क में। टीम वर्क का एक और बेनिफिट क्या होता है, आपका सेविंग ऑफ कॉस्ट, मटेरियल सेविंग ऑफ कॉस्ट उसमें कॉस्ट बचता है, क्योंकि आपका टाइम जिस टाइमिंग के अंदर आपको कंप्लीट करना है, आपका पूरा एफर्ट रहता है उस टाइम के अंदर उस चीज को हासिल करना। सेफ वर्कर्स, सबसे दिस इज ऑल अबाउट बीइंग द इफेक्टिव वर्क। एक इफेक्टिव वर्क करने के लिए टीम वर्क में करें इफेक्टिव वर्क, रिजल्ट अच्छा आएगा। सेफ वर्कर बिल्कुल सेफ रहता है, उसका हर एक का पूरा अपना एफर्ट रहता है कि पूरी तरीके से सेफ तरीके से काम किया जाए। वर्क रेस्पॉन्सिबल, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी खुद करता है। तो जिस आदमी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाता है। कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बराबर, टीम मेंबर के साथ बराबर कम्युनिकेशन रहता है कि हाँ इसको ये करना है, उसको वो करना है, ये करने के बाद दूसरा वर्कर्स करना, और ये कम्युनिकेशन पूरी तरह से कम्युनिकेशन उसका रहता है। वर्कर्स दैट एक्सेप्ट चैलेंज, वो वर्कर्स क्या है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे को ये करना है। वर्कर्स प्ले देयर डेली वर्क प्लान, हर रोज का प्लानिंग होता है। प्लानिंग करने के बाद हर एक आदमी अपना अपना जॉब रोल, उसको मालूम है मेरा जॉब क्या है और कब आएगा, वो अपने उसके लिए रेडी रहता है। सबका रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सबके अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चाहे वो स्मॉल टीम हो या बड़ा टीम हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता होता है। कई ये बहुत ही कम देखा जाता है जहां पर टीम में एक आदमी अपना काम करके साइड हो जाता है, वो टीम वर्क नहीं होता है, वो होता है ग्रुप वर्क। अब प्लानिंग क्या चीज है? सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क। हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग किस चीज का करते हैं? शटरिंग का, चाहे ब्रिक वर्क का, चाहे वो बार बेंडिंग का, चाहे वो स्कैफोल्डिंग का, किसी भी चीज का हमें प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग क्या चीज है? प्लानिंग का मतलब है पहले से ही उसकी रूपरेखा बना दी जाए कि ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। एसओपी जिसे कहते हैं हम लोग, एसओपी भी कहते हैं, सेफ ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर, कि किस तरीके से सेफ तरीके से इसको काम किया है, इसको प्लानिंग भी कहते हैं। प्लानिंग में हमें देखना, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, मटेरियल, सबसे पहले आता है ड्राइंग। सबसे पहले आपको देखना है ड्राइंग क्या है। पहले आपको ड्राइंग कलेक्ट करना है। ड्राइंग कलेक्ट करने के बाद आपको उसमें देखना है कि लोकेशन,
उस जगह का जहां पर ये स्ट्रक्चर खड़ा होना है या ये काम करना है, पहले उसका लेआउट कराना। लेआउट हो जाने के बाद ये प्लानिंग आ रहा है, लेआउट पहले आएगा ड्राइंग, ड्राइंग का आपने कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका लेआउट कराना है। लेआउट कराने के बाद आपको मटेरियल कहाँ से लाना है, किस तरह का मटेरियल आपको यूज करना है, वो सब चीजें आपको इकट्ठा करना है। जब ये सारी चीजें आप इकट्ठा कर लेंगे, आपके टूल्स, टैकल्स, आपके हैंड टूल्स, पावर टूल्स, ये सब होने के बाद आपका मैन पावर कितना लगेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मल में देखा था देख की जगह 5-6 लोग आ जाते हैं, नहीं, आपको प्लानिंग के साथ मैन पावर बहुत महंगा है, आप उस तरीके से मैन पावर इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई आदमी खाली भी ना बैठे और सारे आदमी बराबर तरीके से काम कर सके। ये आपका प्लानिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्लानिंग में मैन पावर, इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल, आपके रॉ मटेरियल्स, ये सब चीजें एक जगह पर पहले सबसे पहले इकट्ठा करना और उसको प्रॉपर तरीके से काम को डिस्ट्रीब्यूट कराना, वर्कर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपका प्लानिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया। जैसे आपका प्लानिंग कंप्लीट होता है, आप उसके बाद एग्जीक्यूशन, ऑर्गेनाइज द वर्क। ऑर्गेनाइज मतलब किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है, सबको अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना है। काम को डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको फायदा ये होगा कि हर एक आदमी जैसे ही अपने उसका टर्न आएगा, वो उस काम को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेगा, ताकि आपका जो आउटकम है वो प्रॉपर तरीके से आए। अगर आपने प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं किया है तो आपको जो आउटकम है वो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। अब आता है हेल्थ सेफ्टी। हेल्थ सेफ्टी होता क्या चीज है, ये पर्सनल पीपी, इसको कहते हैं हम लोग पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो आपको पीपी यूज करना है। पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी के लिए हमें क्या क्या आता है, सेफ्टी हेलमेट्स। मैं आपको एक और स्लाइड्स दिखाता हूं, इसमें आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर आ जाएगा पीपी का। पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें आता है आपका सबसे पहले आता है हेड गियर। हेड में हम लोग कहां से लगे, टीओटी क्यों आ रहा है इसमें, शटरिंग, ये देखिए इसमें आपका पीपी क्या चीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपी, एप्लीकेशन ऑफ पीपी और हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, ये आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आता है, सेफ्टी में आ रहा है। जो आप लोग सेफ्टी हेल्थ इक्विपमेंट्स में, इसमें आपका आ रहा है पीपी। इसमें क्या आता है, हेड प्रोटेक्शन, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन, फुट एंड लेग प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, ये चीजें आ रहा है। ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव। इसमें एक एक करके हेड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन क्या होता है, सर की रक्षा करना। ये कई तरह के कलर्स में आता है। कलर्स में क्या क्या आता है, जैसे मेन कॉन्ट्रैक्टर, इसमें कुछ चीजों का आपको चेंज होता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, या स्टाफ का जो बंदा है वो क्या करता है, व्हाइट पहनता है, कई जगह पर येलो पहना जाता है, ठीक है। इसमें हर जगह अलग अलग है। मैक्सिमम जो है ये स्टाफ का बंदा या मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो, या क्लाइंट, वो क्या करता है, व्हाइट हेलमेट पहनता है। सब कॉन्ट्रैक्टर ऑल ओवर ब्लू पहनता है, क्लाइंट या ओनर व्हाइट पहनता है,
और सेफ्टी वाला जो है, जो साइड पे सेफ्टी कलर उसका बंदा रहता है वो ग्रीन पहनता है, और वर्कर्स येलो पहनता है। ये जनरल है, ये सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्टर्स में ही, और क्लाइंट इसमें कुछ जगह पर येलो यूज कर, जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या मेट्रो वगैरह में इसमें येलो वो लोग यूज करते हैं, और बाकी कंस्ट्रक्शन साइट में ये लोग भी व्हाइट पहनते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेन कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट ओनर ये लोग व्हाइट पहनते हैं, या इंजीनियर्स ये व्हाइट पहनते हैं। और इसमें 5 पार्ट्स है, हेलमेट के 5 पार्ट्स है। इसमें क्या है, सबसे ऊपर वाला जो है ये है शेल, इसको कहते हैं शेल। इसके बाद आता है आपका ये आपका ये आएगा, शेल के नीचे आएगा आपका शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर प्लास्टिक का रहता है, जाके ऊपर से कोई भी चीज गिर गया तो वो उस शॉक को आप एब्जॉर्ब कर ले और आपके सर को बचा के रख सके। इसके बाद आपका एक चिन स्ट्रिप रहता है जो आपके ठूठी में बंधा रहता है ताकि वो हेलमेट नीचे ना गिरे। और आपका बैक स्ट्रिप, बैक में आपका ये एडजस्टर है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके सर के हिसाब से, इसको एडजस्ट। और ये आता है हुड, इसको जो बाहर जो निकला हुआ है इसको कहते हैं हुड। ये 5 पार्ट्स है एक हेलमेट के। इसका नॉर्मल हम लोग हेलमेट कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है हार्ड हेडेड। इसको हेलमेट तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम है हार्ड हेडेड। हार्ड मतलब सख्त, हेडेड मतलब सर के ऊपर रखने वाला सख्त टोपा। चलिए अब आते हैं आई प्रोटेक्शन। हाँ सॉरी सर, हाँ प्लीज सर प्लीज। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है सर प्लीज। यस बिल्कुल सर। तो पार्टिसिपेंट की तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इंग्लिश और फ्लैमिश एंड हाउ? सर फ्लैमिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, फ्लैमिश बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन क्या है फ्लैमिश बॉन्ड को उसमें टाइम कंज्यूमेशन ज्यादा होता है। फ्लैमिश बॉन्ड को लगाने के लिए हमें उस तरीके का मेसन यूज करना बहुत जरूरी है। और यही चीज फ्लैमिश बॉन्ड ना करने की वजह से हम लोग इसको इंग्लिश बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लैमिश बॉन्ड को तरीका अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो फ्लैमिश बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ऑल द बॉन्ड्स। ओके, बट लेकिन मतलब आपके हिसाब से कि फ्लैमिश बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है? इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें आपका एक हेडर आएगा, 2 स्ट्रेचर आएंगे, एक हेडर 2 स्ट्रेचर, और गैप मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके और ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आप हमारे जो भी हम इंडिया में जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग फटाफट काम को खत्म करने के इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगेगा। फ्लैमिश बॉन्ड को यूज करने के लिए टाइमिंग ज्यादा लगेगा, जबकि आपका इंग्लिश बॉन्ड उससे लेस टाइम के अंदर आपका वॉल कंप्लीट हो जाएगा, जबकि फ्लैमिश बॉन्ड में टाइमिंग बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लगेगा फ्लैमिश। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि इज देयर अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ मायरिंग बॉक्स? डेफिनेटली देयर इज मेजरिंग बॉक्स का अलग अलग साइजेस हैं, स्टैंडर्ड साइज भी है। आपका सीपीडब्ल्यूडी रूल्स में देखेंगे या फिर बीओसीडब्ल्यू में देखेंगे, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। बेसिकली 1.2 बाई 900। आप कोई भी मेजरिंग बॉक्स अगर आपको स्टैंडर्ड साइज अगर नहीं मिलता है, जो भी बॉक्स आप बना रहे हैं वो एक प्रॉपर बॉक्स बनाइए, ताकि मेजरिंग उसका मेन मकसद क्या है कि आपका जो मेजरिंग है वो प्रॉपर तरीके से, अगर आपने 1 किलो लिया है तो 1 किलो ही मटेरियल जा रहा है, अगर आपने 1 क्यूबिक मीटर लिया है तो 1 क्यूबिक मीटर ही जा रहा है। इसका मेन मकसद यह है, लेकिन उसका एक प्रॉपर हर जगह सीपीडब्ल्यू रूल में अलग स्टैंडर्ड दिया हुआ है और बीओसीडब्ल्यू में अलग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, दोनों में स्टैंडर्ड का थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शटरिंग ऑयल के बारे में, कि शटरिंग ऑयल में कौन से कंपोनेंट या मटेरियल होता है? सर शटरिंग ऑयल में ज्यादातर ऑयल होता है, ये आपका ये एक ऐसा ऑयल है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि व्हाइटिश में आता है, और ये नॉर्मल मार्केट में शटरिंग ऑयल के नाम से ही बिकता है। नॉर्मल जो आप ब्लैक ऑयल ले रहे हैं, ब्लैक ऑयल क्या होता है, डीजल का जला हुआ जो ऑयल है, ये मार्केट में अवेलेबल है और मैक्सिमम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन है,
ये जो ऑयल है ब्लैक ऑयल में है, इसमें हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन सीमेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसमें इथेन मीथेन कई तरह की चीजें आती हैं, वो आपका मिक्सअप करके आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ कम है। लेकिन जो शटरिंग ऑयल है वो इको फ्रेंडली है, किसके साथ? सीमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द टॉलरेंस लिमिट ऑफ कॉलम शटरिंग। कॉलम शटरिंग 2 mm, 2 mm से ज्यादा आपने शटरिंग किया, अगर किसी भी शटरिंग में 2 mm से ज्यादा गए, 5 mm तक जा सकते हैं। लेकिन 5 mm जाने का मतलब क्या है? अगर आपके वाइब्रेटर में थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आपका कॉलम का जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर लेते हैं, जब इको स्ट्रेंथ लेंगे आप उसको, तो वो स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए एज पर CPWD रूल्स 1999 शायद है, उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 mm से ज्यादा हम लोग शटरिंग में, इनिशियल शटरिंग में 2 mm से ज्यादा टॉलरेंस नहीं दे सकते। कि वाइब्रेटर से जब वाइब्रेटर करेंगे तो आपका वो लेवल्स जो आपका टॉलरेंस है वो बढ़ जाएगा, तो आपको मैक्सिमम 5 mm तक चला जाता है। लेकिन शटरिंग में 2 mm से ज्यादा हम लोग टॉलरेंस नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की रेंजेस क्या है? सर अलग अलग इसमें है। देखिए ये जो ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है आपके साइट के ऊपर। साइट के ऊपर मतलब क्या है, आप किस एरिया में कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली NCR या फिर पंजाब में कर रहे हैं, यहाँ का ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग में है। नॉर्मल में आता है 9 न्यूटन पर mm², ये आता है। लेकिन डिपेंड कर रहा है, जब आप साउथ की तरफ जाएंगे या पौंडीचेरी में, वहां पर मेरे को ब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ है वो मेरे को 8 न्यूटन भी मिला है। लेकिन मैं उसको भी ये नहीं कह सकता हूँ कि 8 न्यूटन ही ठीक है या 9 न्यूटन हमारे यहाँ का जो है दिल्ली पंजाब में जो 9 न्यूटन मिलता है पर mm² वो ठीक है। लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या, आपका जो मिक्स डिजाइन है उसके हिसाब से क्या मांगा जा रहा है। दिल्ली NCR या पंजाब की तरफ जो जा रहा है वो है आपका 9 न्यूटन पर mm² है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टील शटरिंग को रिमूव करने का प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा? स्टील शटरिंग का भी सेम वही प्रोसेस है जो आपका कॉलम शटरिंग में, जो आपका वुडन शटरिंग में यूज कर रहे हैं। उसको भी पहले आपको एक तरफ से L शेप में, हमेशा L शेप में आपको शटरिंग को रिमूव करना है। पहले अगर आपने लेंथ को आपको रिमूव किया है, उसको पहले आप उसके टाई बोल्ट, सबसे पहले आपको क्या है, नट्स को, जो विंग नट्स हैं विंग नट्स को खोलिए, विंग नट्स के टाई रॉड्स खोलिए। टाई रॉड्स ओपन होने के बाद आप उसको क्रेन, क्योंकि यह भारी होता है, क्रेन या फिर जैक जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, आप उसको प्रॉपर तरीके से लगा के रखिए और फिर धीरे धीरे आपके जैक से प्रॉप्स है उसको लूज कीजिए। लूज करते ही वो शटरिंग धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा, मतलब शटरिंग से खुल जाए। अगर जरूरत पड़ता है तो मैलेट का इस्तेमाल करना है, मतलब लकड़ी के हैमर का इस्तेमाल करना है, वुडन हैमर, लकड़ी का हैमर, उसको इस्तेमाल करना है हल्का हल्का ठोकने के लिए। लोहे का हैमर या कॉपर हैमर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और उसको धीरे धीरे रिमूव करना है। जैसे ही वो शटरिंग को छोड़ देता है आप उसको शिफ्ट, चाहे वो अगर वो कोई वॉल होगा, वॉल में आपको क्रेन लगेगा या फिर कोई हैवी इक्विपमेंट्स लगेगा उसको उठाने के लिए। अगर छोटा सा कॉलम है तो कॉलम के शटरिंग को आप आराम से रिमूव करके अलग जगह पर रख दीजिए। ठीक है सर, जो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी सर इसके साथ जैसे आपने शटरिंग को रिमूव किया, स्टील शटरिंग में रिमूव किया, आप उसका जो सरफेस है उसको इमीडिएटली बफिंग करते रहिए। बफिंग करने से फायदा ये होगा कि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो रेडी रहेगा। क्योंकि आप अगर उसमें कॉलम्स में अगर वो स्पटर छोड़ देंगे, स्पटर मतलब छोटे छोटे सीमेंट और कंक्रीट के दाने रह जाते हैं, अगर वो रह जाता है वो रस्टिंग को ज्यादा वो करेगा। तो इसके लिए हमें ज्यादातर हम लोग जैसे टाटा हाउसिंग और बाकी दिल्ली मेट्रो, इन चीजों में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने शटरिंग को ओपन किया हम लोग उसको बफिंग कर देते हैं। बफिंग मतलब उसको पूरी तरह से साफ करते हैं और फिर उसको स्टैक करते हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट प्रैक्टिकल वन। So how can we manage practicals when we don't have proper labs and even not have large scale construction working that is near us? Okay, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जैसा ही पूछा है काफी अच्छा पूछा है, थैंक्स इसके लिए। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको छोटा छोटा सा टूल किट्स बनाना है। टूल किट्स जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने आपको ब्रिक्स का कैसे दिखाया,
एक छोटे से कुछ रबर्स, ये कितने रबर्स है, 2 2 4, ये 10-12 रबर्स हैं। इससे मैंने ब्रिक्स का आपको डेमो दे दिया। आप चाहे आप 12 रबर्स की कॉस्ट कितनी होगी, 10-12 रबर्स के 10-12 रुपए या ज्यादा से 20 रुपए। इस तरीके से छोटे छोटे चीजों में आपको एक टूल बॉक्स तैयार करना है, टूल बॉक्स, ट्रेनिंग टूल बॉक्स। इससे क्या होता है, आपका रबर का ही हो गया, आपको मोटार को दिखाना है, सैंड दिखाना है, सीमेंट दिखाना है। सैंड के लिए आपको मिल जाएगा व्हाइट डस्ट मिलेगा, फाइन डस्ट, मार्बल का डस्ट मिलता है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट के शॉप में, मार्बल के शॉप में जाओ, व्हाइट डस्ट, आप उसके साथ कलर लीजिए। कलर कौन सा लेंगे, ऐसा ब्राउन शेप टाइप का कुछ कलर लेके आप उसको मिक्स करके दिखा सकते हैं कि हाँ ये। आप जितने भी टूल्स हैं, टूल्स के लिए आपके पास ऑलरेडी 100 रुपए का आता है, मेरे पास ऑलरेडी वो रखा हुआ है। वो सारे मटेरियल्स, टूल्स, वो प्लास्टिक के टूल्स अपने बैग में रखिए, ताकि आपको कभी भी दिखाना है। बैलेट क्या है, ये है जी बैलेट आपका। मैं कल आपको दिखाऊंगा वो सारे टूल्स किस तरीके से मैंने रखा हुआ है, ताकि कैंडिडेट्स को भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से उनको अपना एक ट्रेनिंग टूल्स किट तैयार करके रखना है, ताकि वो कहीं भी जाए। इवन आपको कुछ लर्निंग कार्ड्स भी यूज करना है। लर्निंग कार्ड्स क्या होता है, कुछ कार्ड्स होते हैं जिसमें उस चीज का पिक्चर रहता है, और उसमें आप उसको समझाना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू श्री उदय भानु जी, आपने बहुत ही वंडरफुल लेक्चर दिया। तो जो आपने प्रैक्टिकल टिप्स पार्टिसिपेंट के साथ शेयर किए हैं वो वाकई लाजवाब है। मुझे उम्मीद है कि पार्टिसिपेंट्स इनका खूब फायदा उठाएंगे। तो जो भी सवाल पार्टिसिपेंट्स के मनों में रह गए हैं, जो उनके साथ एक नंबर शेयर किया हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल भेज दीजिए। तो कल इन सवालों के जवाब श्री उदय जी अपने सेशन में देंगे। तो श्री उदय भानु जी का आज के सेशन के लिए अपना कीमती समय निकालने और अपने विचार शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल का सेशन भी इसी तरह जानकारी से भरपूर रहेगा। इसके साथ हम आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हम सुबह 10 बजे इसी माध्यम से इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सर।